पाइशन एकदम यूजलेस हार गया इंसान है जो अपनी जिंदगी लो पेइंग डिस्गस्टिंग जॉब्स में गुजार रहा है। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते ही उसने कई कंपनीज में कुत्ते की तरह काम करना शुरू कर दिया। अब तक उसने हर तरह के हॉरिबल बॉस देख लिए हैं और वर्कप्लेस की रूथलेस पॉलिटिक्स का अनुभव किया है, जैसे आप जैसे अनएम्प्लॉयड या अनएजुकेटेड लोग शायद कभी समझ ही नहीं पाएंगे। वो अपने ऑफिस की तरफ जा रहा है और मुश्किल से ट्रेन पकड़ पाता है, ऑलमोस्ट स्क्वीज होकर। जब वो कंपनी पहुंचता है तो चेक इन में बस 5 सेकंड बचे होते हैं। वो फुल स्पीड दौड़ता है और समय से चेक इन कर लेता है, इससे पहले कि वो किसी इडियट की तरह फेस प्लांट कर जाए। क्लॉक में दोपहर का समय हो गया है और कियान के सामने एक चैलेंज है जिसे वो रोज हैंडल करता है, यानी लंच में क्या ऑर्डर करे। उसकी फाइनेंशियल स्ट्रगल उसे अवेलेबल डिस्काउंट देकर काफ़ी गुस्सा दिलाती है और वो सबसे चीप ऑप्शन चूज कर लेता है। लंच करने के बाद वो गेमिंग शुरू कर देता है क्योंकि लंच ब्रेक में अभी कुछ एक्स्ट्रा टाइम बाकी है। जैसे ही उसे अपने डिस्गस्टिंग बॉस का रिफ्लेक्शन अपने कॉफ़ी कप पर दिखाई देता है, उसकी सारी खुशी वैनिश हो जाती है। वो तुरंत अपने ऑफिस टैब बदल देता है, जैसे हम PG-18 कंटेंट को हाइड कर देते हैं पेरेंट्स दिखाई दे तो। कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई रैंडम मीम दिखाई देता है। बॉस एक पल के लिए मॉन्स्टर की तरह उसके ऊपर होवर करता है और फिर काम करते हुए दूर चला जाता है। कियान तुरंत गेमिंग टैब पर वापस चला जाता है, लेकिन बॉस फिर से आता है। वो फिर से वर्क टैब पर चला जाता है और बॉस के जाने के बाद वापस गेमिंग में। वे ब्रेक खत्म होने तक ये मिनी गेम खेलते रहते हैं और कियान थककर अपनी डेस्क पर फ्लॉप हो जाता है। फाइनली जब शाम के 6 बजते हैं, वो ऑफिस से भागने की कोशिश करता है। अपने बैकपैक को सुपर हीरो की तरह उठाता है, मानो किसी को मॉन्स्टर से बचाने जा रहा हो। लेकिन तभी उसका फैट बॉस सामने आ जाता है और उसे रियलिटी फेस करनी पड़ती है। बॉस पूछता है, क्या तुमने प्रेजेंटेशन स्लाइड्स पूरी कर ली? और कियान पूछता है, व्हाई टुडे? डेडलाइन तो वेंसडे है। बूढ़ा आदमी पलटकर पूछता है, तो पहले क्यों नहीं कर सकते? और कियान एक स्टबर्न सिग्मा बन जाता है। यहाँ दिखाऊं बेयर चेस्ट सिग्मा मीम, जो उसके कंप्लीट ऑपोजिट है और जिंदगी में पहली बार अपने बॉस से बोलता है। स्पिक्स फैमिली को आने की स्माइल वाला मीम दिखाओ जब कियान मुस्कुराता है। पूरा ऑफिस शॉक्ड पिकाचू फेस में बदल जाता है, मीम दिखाओ, जबकि कियान बॉस की बात पर क्लैप करता रहता है। फैट डायनासोर उसे जॉब से थ्रेटन करता है, लेकिन कियान केयर फ्री निकल जाता है। वापस आते हुए वो एक गॉर्जियस लड़की को विंक करता है और पूरा ऑफिस उसके लिए पागल हो जाता है। लेकिन ऑब्वियसली ये सब उसका हेलुसिनेशन था। असली रूप में वो हम्बल ओमेगा है जो अपने सराउंडिंग्स के साथ जेंटल रहता है। वो बॉस के ऑर्डर्स फॉलो करता है और वेट कैट की तरह अपनी चेयर पर वापस बैठ जाता है। एवरीवन लीव करने के बाद भी वो काम करता रहता है। लगभग 2 घंटे बाद उसे अपने फ्रेंड का सस्पिशियस लिंक मिलता है जिसमें लिखा होता है, बड़ा करो या घर जाओ। फोन गलती से उसके हाथ से स्लिप होकर डेस्क के पास ट्रैश बिन में गिर जाता है। फोन की स्क्रीन चमकती है और अचानक एक मिस्टीरियस वॉइस कहती है, फॉर्च्यून चेंजिंग सिस्टम जल्दी एक्टिवेट होगा। सडनली गोल्डन पेपर्स की एक वेव निकलती है जो कियान को एनगल्फ कर लेती है और ट्रैश बिन में पुश कर देती है, जैसे कि ट्रैश बिन ही पोर्टल हो। जब कियान अपनी आईज ओपन करता है तो उसका यूनिवर्सिटी फ्रेंड उसे वेलकम करता है। फ्रेंड्स कमरे से बाहर जाते हैं और कियान को पता चलता है कि वो समहाउ वापस अपने यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में आ गया है। वो अपनी टाइमलाइन रिस्टोर करने का प्लान सोचते हुए अचानक गिर पड़ता है, लेकिन रियलाइज करता है कि ये अपॉर्चुनिटी उसे अपनी कॉर्पोरेट स्लेवरी लाइफ बदलने का चांस देती है। तभी सामने एक वर्चुअल स्क्रीन आती है और बताती है कि फॉर्च्यून चेंजिंग सिस्टम होस्ट से लिंक हो रहा है। स्क्रीन पर एक वियर्ड टीवी लाइक रोबोट दिखाई देता है जो समहाउ खुद को टीवी हेडेड ह्यूमन में बदल लेता है। ये खुद को रिचेस्ट नाम से इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि यह सिस्टम कियान को स्टार्टअप फंड प्रोवाइड करेगा ताकि वो वेल्दी बन सके। पैसे का आइडिया सुनते ही कियान की आंखें चमकने लगती हैं और वेल्दी बनने के सोच से वो डेलुलू ओशन में फ्लोट करने लगता है। लेकिन बॉट पहले उसे कन्वर्जन रूल्स पढ़ने को कहता है और उसकी क्रूअल रियलिटी रिवील करता है। बताता है कि सिस्टम अपने होस्ट को फिक्स्ड इंटरवल्स पर फिक्स्ड अमाउंट देगा, जिसे केवल कंपनी के नॉर्मल ऑपरेशंस में ही यूज किया जा सकता है। एक फिक्स टाइम बाद फंड का प्रॉफिट लॉस होस्ट की पर्सनल एसेट्स में कन्वर्ट होगा, जिसे वो फ्रीली यूज कर सकता है। होस्ट खुद पेमेंट से मोटिवेट नहीं कर सकता। करंटली कियान के पास 50,000 युआन का स्टार्टअप फंड है। वो सोचते हुए कि जल्दी ही वेल्दी बन जाएगा ओवरथिंक करता है। रिचेस्ट रैंडम प्रॉफिट लॉस कन्वर्जन रेट जनरेट करता है। लॉस रेट 101.1 और प्रॉफिट रेट 1.1 आती है, मतलब लॉस निकालना कियान के पर्सनल बेनिफिट के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है। वो रिजल्ट्स पर जोकर की तरह डांस करता है क्योंकि लूजिंग मनी उससे अर्न करने से ज्यादा ईजी है। वो सोचता है कि स्टार्टअप फंड से वो क्या क्या कर सकता है और रिचेस्ट उसे रिस्ट्रिक्टिव रूल्स की लंबी लिस्ट देता है। उसे रियलाइज होता है कि चीटिंग से बचना इम्पॉसिबल है और उसे सच में एक कंपनी फाइंड करनी होगी जो लॉस में हो। इस नई टाइमलाइन में फास्ट टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा रिसर्च करने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो एक टेरेबल गेमिंग कंपनी बनाएगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में पैसा कमाना हार्ड है और वो ऑलरेडी गेम डेवलपर है, तो बिना प्रॉफिट के कंपनी चला सकता है। अब वो सोचता है वर्स्ट नेम और रिचेस्ट से कंपनी रजिस्टर कराता है। रिचेस्ट जल्दी से रजिस्टर कर देता है और वैनिश होने से पहले वार्न करता है कि फॉर्च्यून चेंजिंग सिस्टम के बारे में किसी को हिंट मत देना। स्क्रीन पर 14 डेज का काउंटडाउन दिखता है, यानी कियान के पास गेम बनाने के लिए सिर्फ 14 दिन हैं।
उसका एंथुजियाज्म वैनिश हो जाता है क्योंकि उसके जैसे इडियट के लिए 2 हफ्तों में गेम बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तभी उसका रूममेट वापस आता है और कियान हेजिटेंट होकर पूछता है, क्या 2 हफ्ते में गेम बनाना पॉसिबल है? दोस्त जवाब देता है, अरे यार ये तो बहुत इजी है, और उसे इंट्रोड्यूस कराता है एक नए प्लेटफॉर्म से, एज़रो, जो लोगों को बिना कोडिंग के गेम बनाने की फैसिलिटी देता है और टेम्पलेट्स यूज करने की सुविधा भी देता है। कियान तुरंत एक्साइटमेंट में अपने कमरे से निकलता है और लाइब्रेरी की तरफ भागता है गेम पर काम शुरू करने के लिए। थोड़ी खोजबीन के बाद उसे पता चलता है कि ये प्लेटफॉर्म काफी लिमिटेड है, यहाँ पर कोई अच्छा गेम बनाना मुश्किल है, लेकिन घटिया गेम तो आसानी से बन जाएगा। और हाँ, टेम्पलेट्स भी काफी एक्सपेंसिव हैं। वो 20,000 युआन का सिंपल ड्राइविंग सिमुलेटर टेम्पलेट खरीदता है और बाकी पैसे से गेम कंप्लीट करने के लिए और चीजें एक्वायर करता है। एज़रो में खुद की इनबिल्ट एआई है जो उसे कुछ स्पेशल फीचर्स जोड़ने में हेल्प करती है, लेकिन ओवरऑल ये अभी भी एक घटिया गेम है जो किसी भी गेमर को खेलते समय इरिटेट कर देगा। कियान गेम की प्राइस सिर्फ 1 युआन रखता है और उसे पब्लिश कर देता है, ये सोचकर कि ये अब तक का सबसे फ्लॉप गेम बने। मूल यूनिवर्स में कियान गायब है, उसका शू वहीं रह गया है और उसका फोन ट्रैश बिन में पड़ा है। उसका डिस्गस्टिंग बॉस अचानक बाहर आता है और सोचता है, यार ये आदमी कहाँ गया होगा। कियान पूरी रात ये ऑब्जर्व करता है कि किसी ने उसका गेम डाउनलोड किया है या नहीं। लकीली दिन भर गेम खेलने वाले इनसे लूजर्स भी इस पर ध्यान नहीं देते। वो क्वाइटली अपनी लाइफ के पहले चेक पॉइंट का सेलिब्रेशन करता है, क्योंकि असली जिंदगी तो हमेशा गटर में ही रही है। उसका फ्रेंड और रूममेट मा यांग कमरे में एंटर करता है और कैफेटेरिया से लाया हुआ खाना देता है। कियान स्वादिष्ट खाना खाता है और कमरे में और आवारा लोग घुस आते हैं, जिससे पूरा रूम बदबूदार, स्लीप डिप्राइव्ड और पसीने से तरबतर लोगों का हैंगआउट बन जाता है। वो सब डिसाइड करते हैं कि खेल खेलेंगे और कियान को भी इनवाइट करते हैं, लेकिन हमारा अल्फा एज़लॉट मना कर देता है क्योंकि उसका माइंड क्लाउड्स में है और इन दिन सिर्फ पैसे कमाने की सोच में बिजी है। मायांग जल्दी से अपना खाना फिनिश करता है और आसपास के स्टूडेंट्स को भी लॉग इन करने के लिए कहता है। बदबूदार बच्चे अपनी सीट्स पर बैठते हैं और खेल खेलना शुरू कर देते हैं। मायांग बिना किसी वेस्ट के जल्दी से खाना खत्म करता है, बिल्कुल उस लड़की की तरह जो अपने गेमर बॉयफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए पहली बार गेम खेल रही हो। रूम में मौजूद हर कोई गेम में ऐसे मग्न है जैसे उनका रेंट पेंडिंग हो। मायांग बुरी तरह हार जाता है और सब उसे बिगनर समझकर हंसते हैं। कियान उनके नॉइस से स्लाइटली अनॉयड होता है, लेकिन जवाब में सिर्फ नो कहता है, आईज बंद कर लेता है और ओल्ड मेमोरीज में खो जाता है। वो इस नॉइस से इसलिए चूक गया था क्योंकि अपनी ओजी लाइफ में ग्रेजुएशन के बाद वो डिप्रेशन में चला गया था। हालांकि उसने वो सारे गेम्स खरीद लिए थे जो वो पहले अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसके पास गेम्स पर स्पेंड करने के लिए नीदर टाइम था ना एनर्जी, क्योंकि वो बस खुद को इसेकाई करके इस घटिया कॉर्पोरेट लाइफ से बाहर निकलना चाहता था। लेकिन अब सब बदल चुका है और कियान ने इल्यूजन की एक नई कला में मास्टरी हासिल कर ली है, जिससे वो हर समय वेल्दी बनने के सपने देख सकता है। वो अभी से सोचने लगता है कि 50,000 युआन जीतने के बाद वो इन पैसों का क्या करेगा। सबसे पहले डिसाइड करता है कि एक हाई एंड कंप्यूटर परचेज करेगा और बाकी पैसे सोशलाइजिंग और नेटवर्किंग में इन्वेस्ट करेगा। लेकिन तभी एक फैट शुगर बेबी के आने से उनकी मेंटल फैन फिक्शन थ्रेटन्ड हो जाती है। वो वास्तव में शुगर बेबी है या नहीं ये हमारी नॉलेज से बाहर है, लेकिन उन्हें ये हाई टाइटल इसलिए मिला क्योंकि वो अपने बिलीबिली के सब्सक्राइबर्स को शुगर डैडी कहते हैं। वो बिलीबिली का कंटेंट क्रिएटर है, मूलतः चाइना का यूट्यूबर, और उनका मोस्ट पॉपुलर शो है बैड गेम रोस्ट, जिसमें वो ट्रैश गेम्स की रिव्यू करती हैं। हालांकि वो अभी भी ब्रोक हैं क्योंकि बैड गेम क्रिटिसिज्म से कोई अमीर नहीं बनता। न्यू गेम्स को ट्रैश में ढूंढते हुए उनकी नजर कियान के डम्पस्टर टियर गेम पर पड़ती है। इंट्रोडक्शन काफी इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए वो गेम पर क्लिक करती है, जो उसे बिना किसी मेन्यू या स्टार्ट पेज के सीधा गेमिंग स्क्रीन पर ले जाता है। इनिशियली ये थोड़ा मजेदार लगता है, लेकिन एंटरटेनमेंट सिर्फ कुछ मिनट्स का होता है और वो रैंडम रीजन से मरने लगता है। लेकिन उसकी माँ ने कभी हार मानने वाला कोई नहीं पाला, इसलिए वो घंटों खेलता रहता है, बार बार मरता रहता है। गेम उसे इतना फ्रस्ट्रेट करता है कि वो क्रिएटर को चोक करने वाला मीम अप्लाई करना चाहता है, लेकिन ये स्ट्रेंजली एडिक्टिव भी है। कुछ आवर्स की नॉनसेंस के बाद फाइनली वो हार मानने का डिसाइड करता है, लेकिन स्क्रीन पर एक नोट दिखाई देता है जो उसे कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेट करता है और अंत में मिलने वाले रिवॉर्ड का लालच देता है। वो फिर से गेम में डाइव करता है और इस बार पूरी तरह एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। इस मीनिंगलेस गेम को खेलते हुए ह्यूमन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का अनुभव करने लगता है। अपनी लाइफ के 8 घंटे वेस्ट करने के बाद अंततः उसकी जीत होती है। जब लगता है कि फाइनली रिवॉर्ड मिलेगा, तभी स्क्रीन दिखाती है कि उसने उस ट्रैश गेम में आवर्स बर्बाद किए हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। फैट यूट्यूबर सोचता है 20th फ्लोर से जमीन पर जंप करने के बारे में, क्योंकि उसने किसी ट्रैश स्कैम के लिए इतनी मेहनत तो नहीं की थी। 2.3 डेज बाद जब चियान अपनी क्लास में बैठा होता है तो वो रिचेस्ट पर्सन को अपने करंट स्टेट्स चेक करने बुलाता है। उसे अंदाजा है कि गेम कई बार डाउनलोड हुआ, लेकिन लगता है कि इससे कुछ नहीं बदलेगा। वो अपने वंडरलैंड में लॉस्ट है जब रिचेस्ट पर्सन बताता है कि एज़रो वीकली पेमेंट्स करता है, इसलिए स्टैट्स अभी कंप्लीट अपडेट नहीं हुए हैं। तभी वो 2 क्लासमेट्स को डिस्कस करते हुए सुनता है एक अनोइंग गेम के बारे में जो रिसेंटली किसी यूट्यूबर की वजह से वायरल हुआ। डिस्क्रिप्शन ऑडली फेमिलियर लगती है
और चियन एंग्शियस हो जाता है कि कहीं वो उसके डम्पस्टर टेयर गेम के बारे में तो बात नहीं कर रहे, जिसे उसने सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा 10 डाउनलोड्स ही होंगे। वो क्लास से बुलेट ट्रेन की तरह भागता है, लड़कों को बुलेट ट्रेन दिखाता है, अपने रूम की तरफ दौड़ता है और लैपटॉप खोलकर गेम का स्टेटस चेक करता है। अब तक इसे 8000 बार डाउनलोड किया जा चुका है और नेक्स्ट डेडलाइन तक उसके पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। वो कमेंट्स चेक करते हैं कि मिस्टर चियाओ, जो वही शुगर बेबी कंटेंट क्रिएटर हैं, उनके जरिए गेम का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। मजे की बात यह है कि मायांग वही वीडियो देख रहा है जिससे ये गेम वायरल हुआ था। चियाओ मायांग के लैपटॉप के पास जाकर वीडियो देखते हैं। मिस्टर चियाओ एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे उसने ट्रैश गेम कंप्लीट करने में 8 घंटे लगाए और इसे हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट ड्राइविंग गेम बताता है। मायांग कहता है कि उसने मिस्टर चियाओ को पहले कभी इतना एक्साइटेड नहीं देखा और इसी वजह से इस वीडियो को उनके बाकी सारे वीडियो से ज्यादा व्यूज मिले हैं। वो रेकमेंड करते हैं कि लोग ये गेम ट्राई करें क्योंकि ये साइमल्टेनियसली बोरिंग और इंटरेस्टिंग लगता है, बिना ये जाने कि चियन का दिमाग इस बात पर घूम रहा है। चियन इस प्रपोजल को फ्लैटली रिजेक्ट कर देता है और लोगों को गेम छोड़ने के लिए कन्विंस करने के वे सोचने लगता है। उसके पीनट शेप्ड माइंड में एक आइडिया आता है कि वो पोलाइटली एक डिस्क्रिप्शन लिखे और लोगों से पैसे वापस करने का रिक्वेस्ट करे, लेकिन कोई भी इसे सीरियसली नहीं लेता और लोगों से कंफर्ट देते हैं कि अरे यार ये तो घटिया गेम ही बनाया। 2-3 दिन बीतते हैं और चियन लुक करता है जैसे किसी डेड बॉडी की तरह। अब तक मायांग भी गेम खेल चुका है और अब वो डेवलपर चिडोरी से मिलना चाहता है। वो चियन को बताता है कि ये गेम कितना फ्रस्ट्रेटिंग है और पूछता है कि उसने कभी इसे ट्राई किया है। चियन अंदर से डेड सा दिखता है और अपने दोस्त की तरफ देखे बिना कहता है ये गेम किसी को भी नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन लक उसके साथ खेल रही है, इसलिए ये ट्रैश गेम सडनली फेमस हो जाता है। उसे पता है कि अगर वो इस गेम से 1000 युआन भी अर्न कर लेता है तो उसे सिर्फ 10 युआन ही मिलेंगे। प्रॉफिट लॉस रेशियो पूरी तरह मेस्ड अप है। इसी बीच एक सेक्रेटरी कंपनी सीईओ को एज़रो प्लेटफॉर्म पर डाउनलोड्स के मंथली स्टैट्स देती है। वो बताती है कि इस मंथ उन्होंने 15 कंपनीज अक्वायर की हैं, उनमें से एक इंडिपेंडेंट डेवलपर भी हैं, लेकिन उनकी कंपनी टेंडर टेक्नोलॉजी उनके प्रेफरेंस के हिसाब से बहुत छोटी है। सीईओ थोड़ा सरप्राइज होता है डेवलपर के फर्स्ट गेम के डाउनलोड्स देखकर। सेक्रेटरी ट्राई करती है सीईओ को खुश करने के लिए और बताती है कि गेम की प्राइस सिर्फ 1 युआन है, इसलिए एक्विजिशन भी कर लें तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। सीईओ कैजुअली जवाब देता है कि उसे प्रॉफिट की परवाह नहीं है, वो तो बस मोनोपोली एस्टैब्लिश करना चाहता है। वो सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्ट करता है कि कंपनी पर क्लोज वॉच रखे, लेकिन लड़की रिप्लाई में कंप्लेन करती है कि उसने उसका नाम गलत लिखा है। उसकी प्रोवोकेटिव बिहेवियर से इरिटेटेड होकर सीईओ तुरंत उसे फायर कर देता है, अपनी रियल सिग्मा कैपेबिलिटीज दिखाते हुए। यहाँ डालो सिग्मा मीम। डेडलाइन पर चियन आखिरी बार होप करता है कि समहाउ उसे लॉस मिले, लेकिन इंटरनेट पर कुछ भी नहीं होता। उसके 70,000 डाउनलोड्स हो जाते हैं, जिससे उसे प्राइवेट यूज के लिए सिर्फ 700 युआन मिलते हैं। बस यूं ही पड़े पड़े बिना कुछ किया अमीर बनने का उसका ड्रीम साइटमापन से डिस्ट्रॉय हो जाता है। बताने की जरूरत नहीं कि नेक्स्ट राउंड के लिए कंपनी अकाउंट में $300,000 का एक्स्ट्रा फंड ऐड हो जाता है, यानी अब उसे अपने लिए पैसे अर्न करने के लिए $300,000+ लूज करना होगा। रिचेस्ट सिस्टम चियन को नेक्स्ट राउंड के लिए 30 डेज की टाइमलाइन देता है और फिर वैनिश हो जाता है। चियन एक डिस्ट्रेस लड़की की तरह नीज पर गिर जाता है और अपने लाइफ डिसीजंस पर सोचने लगता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसने सिर्फ 700 युआन कमाए। वो बस एक हैप्पी और यूजलेस इंसान बनना चाहता है जिसे बिना एफर्ट के सब कुछ मिल जाए। अब भी वो यूजलेस है लेकिन खुश नहीं। इस बार उसे फुल 300,000 लूज करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। मा यांग ऊपर वाले बंक से नीचे देखती है और चियन को खेलने के लिए इन्वाइट करती है। चियन मुंह बनाता है, जिससे यांग सोचती है कि वो लड़का रिलेशनशिप्स में ऑकवर्ड है क्योंकि वो पहले जैसा ही रूड है। फाइनली वो एक्सेप्ट करता है कि प्रॉफिट लॉस की चिंता उसे कहीं नहीं ले जा सकती। चियन के खेलने की न्यूज़ सुनकर उसके रूममेट्स अपने ब्लैंकेट से बाहर निकल आते हैं। अफसोस, चियन की एक्स्ट्रॉर्डिनरी गेमिंग स्किल्स दिखाने के बावजूद उनकी टीम हारी जाती है और हार का ब्लेम कोई और नहीं बल्कि मिस्टर यूजलेस मायांग है। पूरा ग्रुप उस पर अटैक करता है क्योंकि वो ट्रैश गेम खेलता है और हर बार उन्हें हराता है। मायांग चियन को बचाव के लिए बुलाता है, लेकिन चियन एक्सप्लोड हो जाता है और उसे प्रोफेशनली तरीके से यूजलेस कहता है। ये प्रोफेशनल डेडवेट टर्म उसके दिमाग में बल्ब जला देता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपने फ्रेंड की यूजलेसनेस का फायदा उठाएगा। उसे लगता है कि ये आइडिया सोचकर वो बहुत टैलेंटेड है। जब मायांग अपने ड्रीम लैंड में खोया हुआ था, शायद किसी यूनिकॉर्न के बारे में ड्रीम देख रहा था, चियन उसकी क्रीपी स्माइल से उसे जगाता है और ऐसा बिहेव करता है जैसे वो उस लड़के के साथ टीज करने वाला हो। उसने वास्तव में ऐसा किया। नेक्स्ट डे भी क्लास में चियन यांग को ऐसे ऑब्जर्व करता है जैसे अंकल अपने नेफ्यू को देखते हैं। यांग सोचती है कि वो सच में उस आदमी से डर रही है। इस बीच दूसरा गाय सिर्फ अपनी स्टुपिडिटी का यूज करने के बारे में सोचता है। कैफेटेरिया वाला भी चियन को यांग के फेस पर चीक्स रब करते हुए देखता है और सोचता है कि यहाँ कुछ रेनबो नॉनसेंस चल रही है। यांग आखिरकार अपनी लिमिट क्रॉस करता है और एंग्री होकर चियन से पूछता है कि आखिर उसे चाहिए क्या। चियन अपनी डेजर्ट लविंग साइड दिखाते हुए यांग का हाथ पकड़ता है और कहता है कि वो उसे चाहता है। कैफेटेरिया में सभी एक मोमेंट के लिए साइलेंट हो जाते हैं, फिर अपने फोन्स निकालते हैं और फुजोसी लव रिएक्शन मीम्स कैप्चर करना शुरू कर देते हैं। महायांग बच्चे की तरह रोता है, सोचकर कि चियन उसे किस किस चीज के लिए चाहता होगा।
पूरे दिन की मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद पेई चियन उसे गे हिंट्स देना बंद करता है और बताता है कि वो असल में यांग से क्या चाहता है। वो रिवील करता है कि वो एक गेम बनाने का प्लान कर रहा है और यांग से हेल्प चाहता है। फ्रेंडशिप की वजह से यांग रेडी है हेल्प करने के लिए, लेकिन उसे कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि गेम बनाने में बहुत पैसा स्पेंड होगा। इसके अलावा उसे इस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। यांग अपना आंसर देते हुए चला जाता है। उसे रोकने के लिए चियन ड्रामेटिकली अनाउंस करता है कि लोनली डेजर्ट रोड वही क्रिएट किया था। ये रेवलेशन सिर्फ यांग को स्टॉप नहीं करता, बल्कि उसे पास के डोर से शव करके नीज पर गिरा देता है। वो उस पल पे कियान का सबसे बड़ा सपोर्टर बन जाता है और तुरंत उसके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाता है। दोनों हाथों में हाथ डालकर अपनी आने वाली फिल्म की सक्सेस के लिए मेहनत करने का रिजॉल्व करते हैं। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे वो बस खाली समय में एक दूसरे के शरीर को एक्सप्लोर कर रहे हों। मा यंग कुछ कोडिंग बुक्स खरीदता है जो इन्हें गेम डेवलपमेंट सीखने में मदद कर सकती हैं, लेकिन वे भी उसकी तरह ही यूजलेस हैं क्योंकि गेम बनाने के लिए वे ईजरो एक नो कोड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। पे कियान उसे एडवाइस करता है कि किताबें पढ़ना वैसे भी बेनिफिशियल है, लेकिन मा यंग एक शब्द पढ़ते ही ड्रीम लैंड में लौट जाता है। कियान को बस उसका अनबिलीवेबल होना पसंद है। वो चाहता है कि मा यंग अगले 30 दिनों तक आइडल रहे और उसके लिए पूरा पैसा लूज करे। कियान सुबह उठते ही काम पर लग जाता है। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता है कि वो ऐसा गेम कैसे बनाए जिससे फाइनेंशियल लॉस मैक्सिमाइज हो। क्योंकि प्लेयर्स लोनली डेजर्ट रोड को टेंगडा टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करने लगे हैं, इसलिए जो भी गेम वो बनाएगा उसे लोग जरूर नोटिस करेंगे। लेकिन उसके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ पा रहा क्योंकि उसके रूममेट के स्टिंकी सॉक्स बालकनी में पड़े हैं और उसका माइंड ब्लॉक्ड है। वो सिर्फ 3 लाख युआन से कोई बड़ा गेम नहीं बना सकता और बिना गेम बनाए वो अपनी रकम भी स्पेंड नहीं कर सकता क्योंकि फाइन लगेगा। इंडी गेमर्स और मोबाइल गेमर्स की अलग अलग प्रेफरेंसेस की वजह से उसे एक मोबाइल गेम बनाने का आइडिया आता है। वो रिसर्च करता है कि आजकल किस टाइप के मोबाइल गेम्स पॉपुलर हैं और उसे कार्ड गेम का कॉन्सेप्ट सूझता है। कार्ड गेम की शुरुआत चाइना में हुई थी और धीरे धीरे उन्होंने डिजिटल रूप ले लिया। अब गेमर्स को टर्न बेस्ड कलेक्टिबल कार्ड गेम्स खेलने का मौका मिलता है। स्मार्टफोन्स हर जगह होने की वजह से कार्ड गेम्स एंटरटेनमेंट का एक पॉपुलर ऑप्शन बन गए हैं। कियान इस आइडिया को छोड़ने के बारे में सोचता है क्योंकि वो ऐसी स्टाइल में गेम नहीं बनाना चाहता जो ऑलरेडी पॉपुलर हो, लेकिन पॉपुलैरिटी की वजह से कई इंडिपेंडेंट डेवलपर्स भी इस रेस में जंप कर चुके हैं, लेकिन वे कुछ नया नहीं लाते, सिर्फ पॉपुलर कार्ड गेम्स की कॉपी करते हैं। इसी वजह से कार्ड गेम मार्केट बहुत कम्पिटिटिव और रूथलेस हो गया है। फाइनली कियान डिसाइड करता है कि वो एक और कुकी कटर गेम बनाएगा। वो मा यंग को जगाता और उसे काम पर लगने के लिए कहता है। वो मा यंग को बताता है कि गेम का इंटरफेस डिजाइन करने के लिए प्रोफेशनल यूआई डिजाइनर्स हायर करेगा। मा यंग सजेस्ट करता है कि बेसिक डिजाइन्स ऑनलाइन मिल जाएंगे और यूआई में सिर्फ माइनर ट्विक्स अन्य होंगे। उसे नहीं पता कि पे कियान के पास $300,000 हैं जिन्हें उसे हर हाल में स्पेंड करना है। मा यंग खुद को सेंट लाइक दिखाता है और कन्विंस करता है कि पैसे की कोई समस्या नहीं है। वो पूरी जमा पूंजी गेम में इन्वेस्ट करने को तैयार है। मा यंग इस सोच से मोटिवेटेड होकर पे कियान के नाइव डॉग होने की आइडेंटिटी और स्ट्रेंथन करता है। कियान उसे गेम की स्टोरी लिखने की फ्रीडम भी देता है, लेकिन गेम में अब तक के सबसे पॉपुलर कार्ड गेम QQ3 किंगडम्स के कैरेक्टर्स ही स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं। मा यंग इस आइडिया पर थोड़ा डाउट करता है क्योंकि पॉपुलर गेम के कैरेक्टर्स से अपनी स्टोरी बनाना डिजास्टर में बदल सकता है और यही पे कियान चाहता भी है। अपनी मिस्चीवियस स्माइल छिपाते हुए पे कियान काइंड सेंसेई का मास्क पहनता है और उसे कन्विंस करता है कि हर इनोवेशन पर पहले लोगों को डाउट होता है। मा यंग अभी थोड़ा अनसर्टेन है क्योंकि वे QQ3 किंगडम्स के कैरेक्टर्स बेयरली जानता है। इस रेवलेशन से कियान की खुशी 9000 लेवल क्रॉस कर जाती है और वो मा यंग को अश्योर करता है कि इससे वो ज्यादा फ्रीली क्रिएशन कर पाएगा। वो उसे इमेजिनेशन उड़ाने के लिए और एक्सपेरिमेंट करने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है। मा यंग धीरे धीरे कैरेक्टर्स के बारे में अपनी बिजार परसेप्शन पेश करता है जो एक के बाद एक नॉनसेंस है। उनके कैरेक्टर्स के पैथेटिक पोर्ट्रेल को देखकर कियान उन्हें इस जनरेशन का आइंस्टाइन डिक्लेयर करता है। साथ ही वो उन्हें अपनी डॉलर स्टोर स्पेशल कंपनी में फुल टाइम एम्प्लॉइज भी अपॉइंट करता है जहां उनका मंथली सैलरी 3000 युआन है। दूसरी तरफ एक नया एनालिस्ट मिस्टर ली को बताता है कि QQ3 किंगडम्स डिक्लाइन कर रहा है क्योंकि रेयर कार्ड्स निकालने की रेट बहुत लो है। सीईओ रिप्लाई करता है कि यही तो इसे एडिक्टिव बनाता है। प्लेयर्स रेयर कार्ड्स निकालने में फेल होते हैं और गेम के एडिक्टेड हो जाते हैं। वो आदेश देता है कि इसे वैसे ही रहने दो और गेम के डिक्लाइन की चिंता मत करो। एनालिस्ट एक और रिपोर्ट पेश करता है। वो बताता है कि टेंगडा टेक्नोलॉजी जिस कंपनी पर वो मॉनिटर कर रहे हैं भी कार्ड गेम्स में एंटर करने की कोशिश कर रही है और वे QQ3 किंगडम्स की राह पर चल रहे हैं। मिस्टर ली एक इविल एनिमे विलन की तरह स्माइल करता है, एक्साइटेड है कि ये इंडी कंपनी उनका ध्यान अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। एक ग्रम्पी सीईओ होने के नाते वो किसी ट्रिवियल रीजन से नए एनालिस्ट को भी फायर कर देता है। जब सब सो रहे होते हैं तो पे कियान अपनी डेलुलु लैंड में बैठा सोचता है कि इस बार उसे $300,000 का लॉस जरूर होगा। मा यंग की नॉनसेंसिकल स्टोरी के साथ उसे बस एक नए आर्टिस्ट चाहिए जो सबसे अगली डिजाइन्स बनाए ताकि एवरीवन गेम से हेट कर दे। इस बार वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है और ध्यान नहीं देता कि लक उसके साथ खेलने की यूनिक तरीके अपना रही है। कियान यंग को खाना खिलाता है जिसके लिए यंग बहुत थैंकफुल है क्योंकि उसे पहले ही 3000 युआन मिल चुके हैं। वो उसे 3000 युआन देता है क्योंकि सिस्टम इससे ज्यादा अलाउ नहीं करता, वरना वो और भी देता। कियान नेक्स्ट टाइम उसे बारबेक्यू फीड करने का भी ऑफर करता है। यंग सोचता है कि 3 किंगडम्स के कैरेक्टर्स को फीमेल में बदल दें, लेकिन कियान इमीडिएटली रिजेक्ट कर लेता है क्योंकि ये पहले ही एक एनिमे में इस्तेमाल हो चुका है और अगर फीमेल कैरेक्टर्स होंगे तो ओटाकू ट्रोल जरूर डाउनलोड करेंगे।
वो अपनी रिफ्यूजल जस्टिफाई करता है कि इससे उनकी यूनिकनेस डिस्ट्रॉय हो जाएगी। चूंकि मा योंग कियान का प्रोफेशनल डॉग है, इसलिए वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता और मिस्टेक करने से रोकने के लिए धन्यवाद भी करता है। इसके बाद दोनों गेम के कॉन्सेप्ट डिजाइन के लिए बोटिंग पर जाते हैं। कियान समहाउ मा योंग का माइंड कन्विंस करता है कि अट्रैक्टिव यूआई डिजाइन जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे योंग की सेंशुअल स्टोरी से अटेंशन डिस्ट्रैक्ट होगा। दोनों के बीच कुछ सेटल होमो इरोटिक इंटरेक्शंस भी होती हैं, जिन्हें देखकर नेविगेटर जेलस होता है। कियान योंग को समझाता है कि वे किसी फेमस आर्टिस्ट को हायर नहीं कर सकते, क्योंकि वो चाहता है कि प्लेयर्स आर्टिस्ट की नहीं बल्कि गेम की एक्सेलेंस के लिए कंपनी को नोटिस करें। उनकी अग्रेसिव बकबक की वजह से नाव लिटरली डगमगा जाती है और इस केओस में दोनों और भी मिसचीवियस हो जाते हैं, जिससे नाव चलाने वाली की ब्लड प्रेशर एक्सप्लोड होने वाली सिचुएशन बन जाती है और सफेद शर्ट वाले ब्लैक गाय का शॉक मीम बन जाता है। मा योंग पेई कियान को हक करते हुए कहता है कि वो एक काइंड डेवलपर है जो बस यही चाहता है कि प्लेयर्स गेम प्ले का एंजॉयमेंट ले, ना कि कार्ड्स को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाए। वो यहाँ तक सजेशन देता है कि किसी आर्टिस्ट को हायर ही ना किया जाए और खुद डिजाइन बनाने की ऑफर करता है। पेई कियान इससे एग्री नहीं होता और डिबेट शुरू हो जाती है। इस डिबेट की वजह से नाव ऑलमोस्ट फ्लिप हो जाती है और एंटी गे ओल्ड सेलर पानी में गिरा दिया जाता है। सिचुएशन सेटल होने के बाद पेई कियान मा योंग को उस आर्टिस्ट के बारे में बताता है जिसे उसने गेम डिजाइन के लिए चुना है। ये एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है जिसका पोर्टफोलियो सिर्फ चीबीज से भरा है। मा योंग थोड़ा हेजिटेंट है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट को रियलिस्टिक डिजाइन्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हमेशा की तरह वो कियान के प्लान में फंस जाता है और उसके आइडियाज फॉलो करता है। कियान एक चीबी डिजाइन आर्टिस्ट चाहता है क्योंकि रियलिस्टिक डिजाइन शायद बहुत खराब होंगे, लेकिन वो मा योंग के सामने अपने डिसीजन को जस्टिफाई करता है कि अगर आर्टिस्ट सिर्फ चीबीज में एक्सपीरियंस्ड है तो वो यूनिक डिजाइन्स बना सकता है। कभी कभी कियान भी हैरान रह जाता है कि यांग के साथ उसकी गैस लाइटिंग कितनी ईजिली काम कर जाती है। यांग आर्टिस्ट से कॉन्टैक्ट करता है और अगले दिन के लिए इंटरव्यू शेड्यूल करता है। वे कंपनी के लिए एक बैनर बनाते हैं और वर्चुअल इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाते हैं। यांग अपनी ड्रेस शर्ट के नीचे एक रियल फुटबॉल जैसी प्यारी येलो बॉक्सर पहनता है और कियान उसे प्रोफेशनल रहने की और इमेज मेंटेन करने की एडवाइस देता है। इंटरव्यू शुरू होता है और दोनों मिलते हैं ग्लूमी इंट्रोवर्टेड लड़के से, जिसका फेवरेट काम शायद खुद को अलाइव रखने के तरीके ढूंढना और मेलनकली एक्सप्रेशन दिखाना है। मा योंग अपना और कंपनी का इंट्रोडक्शन देता है, बाकी सब कियान पर छोड़ देता है। वे खड़े हो जाते हैं कियान के पीछे, जिससे उनकी प्रोफेशनल इमेज थोड़ी डाइल्यूट हो जाती है, जो उन्होंने बड़े स्ट्रगल के बाद बनाई थी। कियान आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि उन्हें रियलिस्टिक डिजाइन्स चाहिए और आर्टिस्ट को कंप्लीट फ्रीडम है। इंटरव्यू लेने वाले रुआन गंगजिन ने सवाल किया कि अगर उन्हें चीपी डिजाइन्स नहीं चाहिए तो उन्हें क्यों हायर किया जा रहा है। कियान एक्स फैक्टर जज की तरह बनकर कहता है कि इसमें पोटेंशियल है। गंगजिन कहते हैं कि वो एक सेट के लिए पूके येन लेंगे और मा योंग इस ऑफर पर इरिटेट हो जाता है और उन्हें ग्रीडी डिक्लेयर करता है। दूसरी तरफ कियान एक बिजनेस टाइकून की तरह बिहेव करता है, जिसे फोर्ब्स ने अभी बिलियनियर डिक्लेयर किया है। वो कहता है कि $2000 बहुत कम है। वो आगे कहता है कि उसे आर्ट डिजाइन चाहिए जो ऑर्डिनरी से हटके हो, इसलिए वो ज्यादा पे करने को रेडी है। वो ऑफर बढ़ाकर 3500 येन करता है, जिसे गंगजिन और मा योंग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गंगजिन 3500 येन पर सेटल करता है और रिचेस्ट कियान के शोल्डर पर आकर उसे वार्न करता है कि अननेसेसरली प्राइस इंक्रीज ना करे। गन पॉइंट पर प्रेशर डालता है, इसलिए कियान के पास प्राइस एडजस्टमेंट कॉस्ट ऐड करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। इसके बाद रिचेस्ट वैनिश हो जाता है और कियान डीप ब्रेथ लेता है। वो खुद को मास्टरमाइंड समझकर रिचेस्ट को फूल कर देता है, क्योंकि शुरुआत से ही कोई रिवीजन नहीं चाहता था। गंगजिन जो भी फेक डिजाइन लाएगा वही काम करेगा। इंटरव्यू के एंड में गंगजिन रेफरेंस मांगता है ताकि उसे आइडिया हो कि कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर रही है, लेकिन कियान उसे फ्रीली ड्रॉ करने के लिए कहता है। वो उसकी फ्लैटरी भी करता है और कहता है कि उसे आर्टिस्ट की चॉइस और प्रोफेशनल स्टाइल पर फुल ट्रस्ट है, जिससे इंट्रोवर्टेड फील बॉय इमोशनल होकर रोने लगता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसे अपने काम के लिए इतनी हाई प्राइस मिलेगी। ये मोमेंट उसे इस ग्लूमी सैड बॉय वाले ड्रामे को एंड करने के लिए और काम पर फोकस करने के लिए मोटिवेट करता है। दूसरी तरफ कियान यांग को आर्ट डिजाइन सुपरवाइज करने के लिए अपॉइंट करता है, क्योंकि वो गेम प्ले पर बिजी रहेगा। यांग, जो अब तक कियान के एक्सप्लॉयटेशन से अनअवेयर था, खुशी खुशी ऑर्डर्स एक्सेप्ट कर लेता है और प्रॉमिस करता है कि वो बेस्ट एफर्ट देगा। मीनवाइल कियान इंटरनली कांग्रेचुलेट करता है खुद को कि उसने इनक्रेडिबल यांग को इनकॉम्पिटेंट गंगजिन की सुपरविजन हैंडल करने के लिए प्लान किया। लेकिन वो सिर्फ आर्ट स्टाइल पर ही डिपेंड नहीं रह सकता अगर गेम फेल होना है तो। वो प्राइस इंक्रीज करने के बारे में सोचता है ताकि अनएम्प्लॉयड आइडल लोग जिनके पास कुछ करने को नहीं है उसका गेम परचेस ना कर सकें। उसके दिमाग में उसके दो अल्टर ईगोस प्रकट होते हैं जो एडवाइस देते हैं जैसे चलते फिरते स्नैक्स हों, जबकि वो खुद असली रूप में एक शैडी थग लगता है। कार्ड प्लेइंग लवर्स को गेम ना खेलने का साइकोलॉजिकल फियर देने के लिए वो उन्हें लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन के साथ अनलिमिटेड पुल्स ऑफर करने का प्लान करता है, जिससे गेम बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि कार्ड प्लेइंग एंजॉयमेंट का मेन रीजन ही उनकी गैम्बलिंग टेंडेंसी है। वो खुद को टैलेंटेड मानकर अपनी पीठ थपथपाता है। नेक्स्ट स्टेप प्रैक्टिकल है, गेम डिजाइन करना। उसे एक फेल प्रोजेक्ट मिलता है जो QQ3 किंगडम्स के कोर प्रिंसिपल्स की कॉपी करता है। वो तुरंत टेम्पलेट खरीद लेता है और उसे यूज करता है। इसमें अब तक के सबसे अगली विजुअल्स और इफेक्ट्स हैं, लेकिन यही कियान की खोज थी। दूसरी तरफ गंगजिन अपने आर्टिस्ट फ्रेंड्स के साथ बैठा है जो आर्ट डिजाइन में हेल्प करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट्स और कैरेक्टर डिस्क्रिप्शंस पढ़ रहे हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि टेंगडा टेक्नोलॉजी ने ऐसे कैरेक्टर्स कैसे डिजाइन किए हैं
गंगजिन के फ्रेंड्स को तो ये लगता है कि स्कैम भी हो सकता है क्योंकि क्लाइंट इतना पैसा पे करने को रेडी नहीं है। गंगजिन बताता है कि उसके अकाउंट में पैसे ऑलरेडी डिपॉजिट हो चुके हैं, जो और भी शॉकिंग है। रिक्वायरमेंट्स टफ है लेकिन वो हमेशा के लिए चीबीज में स्टक नहीं रहना चाहता, इसलिए इसे कंप्लीट करेगा। उसके फ्रेंड्स अपने ग्लूमी फ्रस्ट्रेटेड दोस्त को आगे बढ़ते देखकर इंस्पायर्ड होते हैं और काम को सीरियसली लेने का डिसीजन लेते हैं। गंगजिन अपनी पर्सनल आर्ट स्टाइल वॉश और ऑयल पेंटिंग अडॉप्ट करने का डिसीजन लेता है, जिसे उसके फ्रेंड्स बहुत डिसअपॉइंटिंग मानते हैं। लेकिन गंगजिन को फुल कॉन्फिडेंस है क्योंकि डिजाइन की मेन नीड एपिक क्रिएशन है जो इस स्टाइल के साथ परफेक्टली मैच करती है। वो आदमी जो पहले अंधकार और उदासी का मैसेंजर लगता था, अचानक उसकी आंखों में स्पार्क आ जाती है। वो और उसके दोस्तों ने कई दिनों तक नॉनस्टॉप मेहनत की और समय सीमा से एक दिन पहले ही सभी डिजाइन सबमिट कर देते हैं। जब मा यांग को डिजाइन मिलता है तो वो चैन से रिव्यू करने के लिए कहता है, लेकिन चैन डीप स्लीप में होता है तो वो मा यांग को डिस्टर्ब नहीं करता और खुद ही रिव्यू स्किप कर देता है। नाम के लिए चैन मा यांग से कहता है कि इसे फैंटम जनरल नाम दे। मिस्टर अनरिलायबल गेम लॉन्च दिन से पहले ही पूरा हो जाता है और सारे बग्स फिक्स कर दिए जाते हैं। लॉन्च का समय आता है और चैन सजेस्ट करता है कि डिस्क्रिप्शन सिंपल रखें कि ये बस एक नॉर्मल कार्ड गेम है। मा यांग जो हमेशा से थोड़ा क्लूलेस रहा है, सोचता है कि वो रिवर्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रहा है, मानो चैन गेम की मार्केटिंग पर एक पैसा भी खर्च नहीं करेगा। लेकिन उसका ईगो लिटरली धूल में मिल जाता है। उसने गंगजिन को इसलिए हायर किया था क्योंकि उसे लगता था कि वो एक सैड टैलेंटलेस एक्सेंट्रिक है जिसमें अच्छा आर्ट बनाने की इच्छा नहीं है, लेकिन अब उसने उसे पूरी तरह से बीट कर दिया। चैन मनी मन हल्क बन जाता है, हर सामने आने वाली चीज को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। वो चाहते हुए हल्क को चीजें क्रश करते हुए विजुलाइज करता है, लेकिन मा यांग सोचता है कि ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि चैन ने गंगजिन को कम पैसे दिए, जबकि असल में चैन सिर्फ अपनी मनी और गंगजिन की लाइफ सिक्योर करना चाहता है। वो यांग को कहकर भगा देता है कि वो अकेला रहना चाहता है, जिससे यांग को लगता है कि चैन किसी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजर रहा है। कई दिनों तक मेन कैरेक्टर की तरह फील करने के बाद चैन की आंखों में वेट कैट टेंशन को एनकैप्सुलेट करता है। हालांकि डेलुलु लैंड के अध्यक्ष के रूप में वो खुद को फिर से ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि ये गेम फ्लॉप होने वाला है। उसे लगता है कि QQ 3 किंगडम्स के फैंस सुंदर आर्ट डिजाइन्स पसंद करते हैं और मार्केट अस्थिर है, इसलिए फ्लॉप होने की संभावना अभी भी बनी हुई है। वो एक बेतुका सिनेरियो भी इमेजिन करता है जिसमें ग्वांगजिन अपने डिजाइन्स पर रोता है क्योंकि किसी को पसंद नहीं आए और वो व्यक्ति के डिसअपॉइंटमेंट पर हंस रहा है। वो पक्का यकीन रखता है कि डेलुलु ही एकमात्र सलुलु है और इस बार भी वो इसी उम्मीद पर कायम रहेगा। और लकी बात यह है कि उसकी उम्मीद किसी तरह कामयाब हो जाती है क्योंकि अगले ही दिन गेम पर और आर्ट डिजाइन गेम के एनवायरनमेंट से मैच नहीं करता। नकारात्मक रिव्यूज सुनते ही चैन का डिप्रेशन इंस्टेंटली दूर हो जाता है और उसका माइंड लिटरली 7th हेवन में पहुंच जाता है। मा यांग को लगता है कि वो आदमी पागल हो गया है जो इतनी एक्साइटमेंट के साथ इसके बारे में बात कर रहा है, और कहता है कि ऑब्वियसली किसी ने ट्रोल्स हायर किए हैं ताकि वो इन रियल रिव्यूज पर भरोसा न करें। वो अपना कीबोर्ड वॉरियर मोड भी ऑन कर देता है और एक नेगेटिव रिव्यू का जवाब टाइप करता है, लेकिन चैन उसे रोक देता है क्योंकि रिव्यूज बहुत ज्यादा हैं और वो उन सभी का जवाब नहीं दे सकता। वो यांग से कहता है कि इसे हल्के में लें और गेम में होप बनाए रखें। यांग का ब्यूकूफ माइंड हमेशा की तरह चैन के बिहेवियर के लिए एक्सक्यूजेस बना देता है। वो सोचता है कि चैन एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉय है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, कोई भी एंड्रयू टेड का वीडियो दिखाओ है, और उसकी मिस्चीवियस प्लान्स से हमेशा की तरह ऑब्लिवियस है। ग्वांगजिन यांग से पूछता है कि क्या मिस्टर पेई को डिजाइन्स में कोई प्रॉब्लम है, और यांग रिप्लाई देता है कि और कुछ नहीं किया जा सकता। ग्वांगजिन और उसके दोस्तों को लगता है कि चैन ने उनका क्लाइंट बनकर उन्हें सच में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दे गया है क्योंकि उसने उन्हें अच्छी खासी रकम दी है और कोई रिविजन्स भी नहीं मांगे। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि ये सब उसके टैलेंट की वजह से पॉसिबल हुआ है। हालांकि ग्वांगजिन जोड़ कंफ्यूज है कि चैन गेम को किस डायरेक्शन में ले जा रहा है क्योंकि डिस्क्रिप्शन बोरिंग है और उसने गेम का कोई एड्स भी नहीं देखा। उसके फ्रेंड्स समझाते हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि गेम अभी टेस्टिंग फेज में है और सभी कंपनीज मार्केटिंग में इन्वेस्ट करती हैं। तीनों कंक्लूड करते हैं कि टैंडा टेक्नोलॉजी फियरलेस है और रूल्स फॉलो नहीं करती। असल में ये अल्फा की कंपनी है जो इंडस्ट्री में अपना नाम मजबूत करना चाहती है। ग्वांगजिन गेम प्ले करता है और कंक्लूड करता है कि गेम प्ले बहुत सिंपल है, यहाँ तक कि यूआई और फंक्शंस भी बहुत डल हैं। हालांकि अगर कुछ है जो उसे इस गेम में सबसे ज़्यादा पसंद है तो वो है उसके खुद के बनाए हुए कार्ड डिज़ाइंस। उसके स्टैंडर्ड्स इतने लो हैं कि वो अपने डिज़ाइंस के चारों ओर ग्लोइंग इफेक्ट्स देखकर ही खुश हो जाता है। इस घटिया गेम से डिसअपॉइंटेड होने के बजाय वो खुश होता है कि उसके डिज़ाइंस दूसरों के इन्फ्लुएंस में नहीं हैं। हालांकि एक चीज़ उसे कंफ्यूज करती है कि ये गेम रेयर कार्ड्स कैंडी स्टाइल बांटता है। कैश शॉप में केवल एक चीप सब्सक्रिप्शन प्लान है जो यूजर्स को रेयर कार्ड्स निकालने का एक्स्ट्राऑर्डिनरी चांस देता है। वो खुद को कन्विंस करता है कि शायद गेम अभी टेस्टिंग फेज में है, लेकिन उसका पेशेंस टूट जाता है और वो मा यांग को चेक करने के लिए बुलाता है। वो अपनी कंसर्न्स यांग को बताता है और यांग रिप्लाई देता है कि ये ऑफिशियल लॉन्च है और शॉप में कोई नई आइटम्स ऐड नहीं होंगे। ग्वांगजिन का माउथ वाइड ओपन रह जाता है
क्योंकि अगर वो ऐसे ही चलते रहे तो उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। मायांग कहते हैं कि उन्हें भी समझ नहीं आता कि ये चैन का आइडिया है। चैन ने जस्टिफाई किया कि प्लेयर्स ऑलरेडी 1 युआन खर्च कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा माइक्रो ट्रांजैक्शंस नहीं होने चाहिए। ग्वांगजिन मायांग आगे कहते हैं कि चैन इनिशियली सब्सक्रिप्शन प्लान ऐड नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा कि कुछ प्लेयर्स इसे पसंद कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने आखिरकार इसे ऐड कर दिया। उनका बिलीफ है कि चैन ग्वांगजिन को यकीन नहीं होता कि इस दुनिया में इतना काइंड हार्टेड डेवलपर भी है। मायांग इस बात का समर्थन करता है और आगे कहते हैं कि चैन ने अपनी सारी मनी गेम पर खर्च कर दी और मार्केटिंग पर खर्च करने के लिए उसके पास कुछ बचा भी नहीं, इसलिए वो एक दिन पहले ट्री पर पंच मारने गया था। फिर चैन के 2 सबसे बड़े मीट राइटर्स अपने पिता की अर्निंग्स की तारीफ करते हुए बच्चों की तरह रोने लगते हैं। ग्वांगजिन अपने दोस्तों को ये मनगढ़ंत स्टोरी सुनाता है, जिससे वो दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। उनके लिए ये मानना मुश्किल है कि टेंगडा एक ब्रोक कंपनी है जिसके पास एड्स पर खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। ग्वांगजिन और भी ज्यादा एंग्री हो जाता है कि मनी की कमी के बावजूद चैन ने कभी किसी के साथ रफ बिहेवियर नहीं किया, लेकिन वो जानता है कि कंपनी ऐसे गेम से कोई प्रॉफिट नहीं कमा सकती, इसलिए वो इसे फिक्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। दूसरी तरफ जिसे सब हेल्पलेस म्यू म्यू समझते हैं, वो गेम के फेलियर का सेलिब्रेशन कर रहा था। हालांकि हर बार की तरह उसके ड्रीम्स और होप्स तब शाटर हो जाते हैं जब मायांग दौड़कर उसकी ओर आती है, उसे हग करती है और खुशी से बताती है कि गेम से फन नाइट में 10,000 प्लस डाउनलोड्स अचीव कर लिए हैं। चैन समझ नहीं पा रहा कि जब कोई एड्स नहीं दिखाया गया तो गेम को डाउनलोड्स क्यों मिल रहे हैं, और तो और मेल पर कई सारे नए 5 स्टार रिव्यूज भी आ गए हैं, जिसके वेट से चैन ओवरवेल्म्ड हो गया है। रिव्यू ने एक आर्टिस्ट ग्रुप चैट में मदद मांगी थी। उसके फ्रेंड्स हैरान थे कि एक इंट्रोवर्टेड डिफीटेड इंसान जो कभी ग्रास भी टच नहीं मांग सकता था। फिर गेम की बात फैली और ये ओवरनाइट वायरल हो गया। ग्वांगजिन को लगता है कि उसने एक रेवल सारी जनरेशन को कर्ज कर रहा था। चियान उससे पूछता है, जब हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स हैं तो तुम्हें इतनी परवाह क्यों है? और वो जवाब देता है कि उसकी काइंडनेस ने उसे डीपली इंप्रेस किया है। वो क्वाइटली बैठकर उसे पैसे खोते हुए नहीं देख सकता था, क्योंकि वो जानता था कि इसमें कितनी मेहनत लगी होगी। चियान मन ही मन चाहता है कि वो आदमी उसे डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि उसने जो किया है उसे सिर्फ उसके पैसे पर असर पड़ेगा, गेम की हार पर नहीं। फिर वो अग्रेसिव और सरकास्टिक टोन में उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहते हुए फोन कट कर दे। पहले इतना काम क्यों था? लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल घूमता रहता है, आखिर ट्रोल्स को शुरुआत में किसने रखा था? पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर ली थे। अब उनके पास एक नई सेक्रेटरी है जो उनके सामने लिटरली एक रूस्टर की तरह बैठी है। वही पहले नेगेटिव रिव्यूज के लिए ट्रोल्स हायर करने की वजह थी, लेकिन प्लान फेल हो गया। श्री ली मानते हैं कि टेंगडा टेक्नोलॉजी उनकी कंपनी को हराना चाहती थी, इसलिए उन्होंने QQ3 किंगडम जैसा गेम बनाया। वो अपनी नई सेक्रेटरी को ऑर्डर्स देते हैं कि रिवेंज में टेंगडा को अक्वायर करने की प्रोसेस फास्ट ट्रैक करें। इसी बीच कहीं हम देखते हैं कि गेम्स की लिस्ट में टॉप पर पहुंच गया। चियान ग्राहक सेवा से इस बारे में बात करने के लिए खाली बाथरूम में जाता है। वो रिक्वेस्ट करता है कि इस गेम को रेकमेंडेड गेम्स की लिस्ट से हटाया जाए, और ये रिक्वेस्ट पहली बार की जा रही है। कस्टमर सर्विस स्टाफ सजेस्ट करता है कि अगर वो सचमुच चाहता है तो उसे अपने हायर एप्स को एक गेम रीप्ले करके दिखाना चाहिए, लेकिन उसी समय रिचेस सडनली अपीयर होते हैं और याद दिलाते हैं कि ये अगेंस्ट रूल्स हैं। चियान के पास सिर्फ अपना रिक्वेस्ट विड्रॉ करने का ही ऑप्शन बचता है। रिचेस उसे एक इविल स्माइल देते हैं, मानो फिर से मजाक उड़ाया जा रहा हो कि वो लॉस में ना जाए। दूसरी तरफ चियान उदास होकर मुंह बनाता है। अब फाइनल डेडलाइन आ चुकी है, इसलिए उसे फिर से उस टेरिफाइंग काउंटिंग प्रोसेस का सामना करना पड़ता है। गेम ने लॉन्च के बाद से 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाया है, और सारी कैलकुलेशंस के बाद चियान को इस राउंड में अपनी पर्सनल वेल्थ के लिए सिर्फ 2000 रुपए मिलते हैं। वो रिचेस को कॉन्ग्रेचुलेट करता है, क्योंकि फॉर्चून ऑल्टरिंग सिस्टम बार बार उसके पैसे लूट रही है। नेक्स्ट राउंड तुरंत शुरू होता है, जिसमें उसे 5 लाख युआन की स्टार्टिंग फंड के साथ 90 डेज मिलते हैं। चियान अच्छी तरह जानता है कि अब लॉस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके 2 गेम्स पहले ही प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। साथ ही उसका स्टार्टिंग फंड कॉन्स्टेंटली ग्रो करता है, जिससे हर राउंड लास्ट राउंड से ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। वो रिचेस से कहता है कि अब अपना स्टार्टिंग फंड ना बढ़ाएं, लेकिन वो वियर्ड रोबोट उसकी एक नहीं सुनता। चियान सिर झुकाकर वहां से निकल जाता है, सोचते हुए कि क्या उसे ट्रेन में सोना चाहिए या नहीं। इसी बीच मिस्टीरियस मिस्टर ली सरप्राइजिंगली हैप्पी हैं और अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर्स देते हैं कि किसी भी कीमत पर टेंगडा को अक्वायर करें। चूंकि पैसा उनके लिए ऑलरेडी बर्डन है, इसलिए खर्च करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चियान एक बोरिंग फुटबॉल मैच देख रहा है और इस हेल से बाहर निकलने के नए वेज सोच रहा है। वो हर बार की तरह अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की सोचता है। तभी मा यांग का सडन फोन आता है। वो बताता है कि फोहे कैपिटल नाम की कंपनी टेंगडा टेक्नोलॉजी को अक्वायर करना चाहती है। चियान की प्यूपिल्स लिटरली डॉलर साइंस में बदल जाती हैं, लेकिन डॉलर साइंस के साथ फॉर्चून ऑल्टरिंग सिस्टम के वार्निंग आइकन्स भी ब्लिंक करने लगते हैं। चियान मुंह बनाता है जैसे केक ऑफ आइडल्स फाइन्स के लिए एग्यो कर रहे हों। जुंगकुक भी मुंह बनाता है और यांग को प्रपोजल रिजेक्ट करने को कहता है।
यांग रिप्लाई देता है कि कंपनी प्राइस पर नेगोशिएट करने को रेडी है और उन्होंने 50 मिलियन युआन की ऑफर दी है। चियान आंसुओं से लड़ते हुए यांग से फिर कहता है कि इस अमेजिंग ऑफर को रिजेक्ट कर दो और यांग बताता है कि कंपनी ने 50 मिलियन और देने का प्रपोजल दिया है। चियान की सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और वो लिटरली टीयर स्ट्रीम डाउन करता है। वो सचमुच इस लाइफ चेंजिंग ऑफर को रिजेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं है। यांग समझ नहीं पाता कि चियान इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को क्यों छोड़ रहा है। फुहे कैपिटल फिर एक्विजिशन की बजाय इन्वेस्टमेंट का ऑफर रखती है, लेकिन चियान इन्वेस्टमेंट नहीं चाहता, इसलिए वो यांग से कहता है कि वो अपना एक सवाल कंपनी तक पहुंचा दे। श्रीली ये सुनकर स्टन रह जाते हैं कि तेंगदा ने उनका ऑफर रिजेक्ट कर दिया और उससे भी वर्स्ट उन्होंने फुहे कैपिटल में इन्वेस्ट करने का ऑफर दिया है। श्रीली को लगता है कि ये शेयर इंसल्ट है, लेकिन साथ ही उन्हें तेंगदा चलाने वाला व्यक्ति भी इंटरेस्टिंग लगता है। वो सुकुना की ईविल लाफ निकालते हैं और अनाउंस करते हैं कि अब उनका पूरा फोकस तेंगदा पर है। चियान यांग को बारबेक्यू खिलाता है जैसा उसने पहले प्रॉमिस किया था। यांग वेल की तरह खाता है जबकि चियान उसके सामने बैठा अपने थॉट्स में खोया हुआ है। वो पूछता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अब तक उसने काफी अर्निंग्स कर ली होंगी। वो दोनों गेम्स की टोटल अर्निंग एस्टिमेट करता है जो लगभग 6 मिलियन युआन होती है। सेलिब्रेशन में वो खाने का खर्च उठाने की पेशकश करता है। चियान मन ही मन खुद को पंच करता है क्योंकि जाहिर है यांग को ही पेमेंट करना होगा, आखिरकार वो अपने बॉस से ज्यादा अर्न कर रहा है। हालांकि जब बिल आता है यांग अपने प्राइड वाले वर्ड्स वापस लेता है और खाने के पैसे वापस मांगता है। पैसे की बात चियान के दिमाग में इको करती है और वो तुरंत वहां से निकल पड़ता है। वो एक डेजर्टेड एली ढूंढता है और रिचेस को बुलाता है जो नूडल्स चटकारे लेते हुए दिखते हैं। वो यांग से पूछता है कि क्या वो उस मील को कंपनी टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज के तौर पर रिकॉर्ड कर सकता है। उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाता है और जवाब में वो अपने डेली एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम से एक और रिक्वेस्ट करता है जिसे इंस्टेंटली रिजेक्ट कर दिया जाता है। वो यांग के पास लौटता है और उसे पेमेंट कंफर्म होने की बात बताता है। दोनों अपना फोकस न्यूज पर रखते हैं जहां पर नई टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन हो रही है। यांग कहता है कि काश एक दिन हम भी एक बड़ा और कॉम्प्लेक्स गेम बना पाते क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट एडवांस हो रही है। लेकिन वो सोचता है क्या सिर्फ ये दोनों ही ऐसा कर सकते हैं। चियन के दिमाग में कंपनी की एक्सपेंशन का आइडिया आता है। ये उसके लिए एक सॉलिड स्ट्रैटेजी है क्योंकि उसे नए लोगों को हायर करना होगा और दूसरी चीजों पर काफी पैसा स्पेंड करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये उसके कंफर्ट जोन से बाहर है क्योंकि उसे कंपनी चलाने का कोई आइडिया नहीं है। मा यांग भी इस पूरे सिनेरियो में कंफ्यूज्ड है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें किसी ऐसे इंसान की तलाश करनी होगी जो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना जानता हो। चूंकि अगले दिन दोपहर में कोई क्लास नहीं है, वे डिसाइड करते हैं कि इसी समय इस पोजीशन के लिए लोगों की तलाश करेंगे। इसी बीच हम देखते हैं फायरी स्काई नाम का कंपनी का क्रिएटर अपने एम्प्लॉइज की तलाश कर रहा है ताकि कंपनी के एक्सपेंसेस कम किए जा सकें। वो एक एम्प्लॉय सिलेक्ट करता है जो रुके और लिस्ट में शामिल सारे लोगों को नौकरी से निकालने का फैसला करता है। जैसे ही वह किसी को अपनी डिसीजन बताता है, पिंक हेड विलन लिन मन कमरे में एंटर होती है और अपना रेजिग्नेशन देती है। वो कहती है कि ये कंपनी उसके लिए नहीं है और वो यहाँ अपने सपनों का पीछा नहीं कर सकती। जैसे ही वो रूम छोड़ती है, क्रिएटर सेलिब्रेट करता है और मिस्टर लिन नाम के किसी इंसान को बुलाकर बताता है कि उसने उसे दिया गया काम पूरा कर दिया है। वो अश्योर करता है कि अब वो अपनी गेम मेकिंग ड्रीम्स छोड़ सकती है और फैमिली बिजनेस संभाल सकती है। अगले दिन ये बेवकूफ जोड़ी किसी को हायर करने के लिए कंपनी में जाती है, लेकिन जिस तरीके से वे खुद को प्रेजेंट करते हैं, कोई भी यही समझे कि वे स्ट्रीट से मिनिमम वेज वाली जॉब के लिए भीख मांगने आए हैं। वे अनाउंस करते हैं कि वे किसी को नौकरी पर रखने आए हैं और मैनेजर या वो अगली और इंटिमिडेटिंग पर्पल हेड आदमी उन्हें एडवाइस देता है कि अगर वे कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के पास जांच करे। चियन कहता है कि उसे अर्जेंटली एक असिस्टेंट चाहिए जो कंपनी की मैनेजमेंट में मदद कर सके और वो दूसरी कंपनी की स्क्रीनिंग प्रोसेस से जेन्युइनली इंप्रेस्ड है। पर्पल हेड क्रीप मजाक करते हुए पूछता है कि क्या उसे पता है कि ये सर्विसेज फ्री में नहीं होती बल्कि पेड होती हैं। चियन रिप्लाई करता है कि वो अपने असिस्टेंट को 4 लाख युआन सैलरी देने को तैयार है, जिससे अगली और यांग दोनों ही अपने ड्रिंक स्पिट कर देते हैं। यांग उसे 2 बार थिंक करने के लिए चिल्लाता है, जबकि पर्पल हेड क्रीप फ्रूट लाकर गेस्ट्स को सर्व करता है। फाइनली वो आदमी अपना नाम लॉरेंस बताता है जो उसकी जैसे इंसान के लिए परफेक्ट लगता है। वो चेन से पूछता है कि उसे क्या चाहिए, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चेन कंफ्यूज्ड होता है कि ये दोनों टर्म्स अलग हैं या नहीं। लॉरेंस समझाता है कि पहले वाला माइनर केसेस हैंडल करता है जबकि बाद वाला कंपनी के डिसीजंस में हेल्प करता है। चेन तुरंत रिप्लाई करता है कि उसे एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी चाहिए क्योंकि अगर कोई और उसके लिए डिसीजन ले तो कंपनी सक्सीड हो सकती है। लॉरेंस एक मेल सेक्रेटरी सजेस्ट करता है, लेकिन चियन तुरंत क्लियर कर देता है कि उसे सिर्फ फीमेल सेक्रेटरी चाहिए। शुरू में वो उसके आसपास रहकर उसका मूड बूस्ट करेगी। लॉरेंस सोचता है कि चियन फीमेल सेक्रेटरी इसलिए चाहता है क्योंकि वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है मेल से। बेसिकली वो उसे एक प्रेस्टीजियस कम्युनिटी मेंबर बना रहा है, लेकिन लॉरेंस खुद ज्यादा स्ट्रॉन्ग गे वाइब्स शो कर रहा है। वो दोनों गेस्ट्स को फीमेल सेक्रेटरी का प्रोफाइल दिखाता है जो एक बेवकूफ कॉर्पोरेट लो क्वालिटी वाइब देती है। उसका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो सोच समझकर अगली कंपनी चूज कर रही है क्योंकि उसने
रिसेंटली एक बड़ी कंपनी छोड़ दी है। लॉरेंस ने उसे कुछ बड़ी कंपनी सजेस्ट की, लेकिन उसने सब रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो किसी मेल के अंडर काम नहीं करना चाहती। चियन पूछता है कि वो तेंगने क्यों सजेस्ट कर रही है, क्योंकि वहां भी मेल है, और लॉरेंस आंख मारते हुए कहती है कि वो अलग है। चियन कंफ्यूज्ड है कि उसका मतलब क्या है, लेकिन फिर भी वो इंस्टेंटली उस लड़की को अपनी सेक्रेटरी चुन लेता है। लिन वान रूम के ठीक बाहर बैठी अपने फोन पर न्यूज देख रही है, जहां पैंटम जनरल पर डिस्कशन हो रही है। चियन, यांग और लॉरेंस उसके पास से गुजरते हैं और चियन उसे रोकते हुए कहता है कि इस न्यूज पर बिलीव ना करे। वो कहता है कि पैंटम जनरल एक टेरेबल और बोरिंग गेम है। लिन वान उसके वर्ड से गुस्सा होती है और कहती है कि उसे गेम के बारे में ऐसा बोलने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि इसका मेन गोल पैसे कमाना नहीं बल्कि इनोवेशन लाना है और मार्केट में शेकअप करना है। वो मुंह बनाकर बैठ जाती है और चियन रिप्लाई करता है कि गेम में इतना कुछ सोचा ही नहीं गया था। वो पूछती है कि उसे ये कैसे पता, और चियन बस ऑकवर्ड लाफ करते हुए चला जाता है। जाते हुए लॉरेंस बताता है कि चियन की पोटेंशियल सेक्रेटरी शिन हाइलू कल दोपहर में मिलने वाली है। उनके जाने के बाद वो लिनवन के पास आता है और पूछता है कि क्या वो नौकरी की तलाश में है। लिनवन येस में रिप्लाई करती है और आगे बताती है कि उसका पहले से ही एक गोल है। वो तेंगदी टेक्नोलॉजी में गेम डेवलपर के रूप में अप्लाई करना चाहती है, लेकिन ऑनलाइन कुछ ना मिलने पर यहाँ पूछने आई है। लॉरेंस हंसते हुए बताती है कि जिस आदमी से उसने अभी बात की थी वो तेंगदी टेक्नोलॉजी का CEO पेंग कियान है। लिनवन नर्वस हो जाती है और तुरंत उनके पीछे दौड़ती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उन्हें कैच नहीं कर पाती। कहीं और हम शिन हाइलू को एक फैट अगली औरत को शराब सर्व करते हुए देखते हैं। वो विलेन उसके हाथों को टच करता है और उसे अनअबैशेडली डिस्टर्ब करता है। शिन हाइलू कहती है कि ये महीने में 5वीं बार हो रहा है, और साथ ही उसके फेस पर एक ब्यूटीफुल सांझी इंस्पायर्ड केक आती है। साथ ही वो शानदार स्टाइल में ऑरा फॉर्म करती है और वहीं हार मान लेती है। नेक्स्ट डे ब्यूटीफुल शिन हाइलू की मीटिंग पेई कियान से एक कैफे में होती है। वे एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और तुरंत कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं। शिन हाइये तेंगदे टेक्नोलॉजी की सक्सेस की तारीफ करती है, हालांकि ये एक सिंपल स्टार्टअप है। उसे ये भी अच्छा लगता है कि चियन को मेल सेक्रेटरीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो इनडायरेक्ट तरीके से उसे F इंसल्ट देती है, लेकिन वो इतना क्लूलेस है कि समझ ही नहीं पाता। फैंटम जनरल के कियोस्क के बाद शिन हाइलू फाइनली अपने स्किल्स के बारे में थोड़ी बात करती है और ये एक्सप्रेस करती है कि वो पेई कियान के साथ काम करना चाहती है। कियान हर बात से इम्प्रेस्ड है, लेकिन वो एक कंडीशन साफ कर देता है, आई ओनली वॉन्ट योर ओपिनियंस व्हेन आई आस्क फॉर देम, अदरवाइज साइलेंस। हाइलू को ये रिक्वेस्ट थोड़ा वियर्ड लगता है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि एक सेक्रेटरी होने के नाते उसे बॉस की डिमांड्स फॉलो करनी होंगी। दोनों हाथ मिलाते हैं और वो पूछती है कि मैं काम कब शुरू कर सकती हूँ। कियान कैजुअली रिप्लाई करता है, अभी मेरा कोई ऑफिस नहीं है, और दोनों सीधे किराए पर जगह ढूंढने निकल पड़ते हैं। वे शहर की सबसे एक्सपेंसिव बिल्डिंग में पहुंचते हैं, जहां एक फ्लोर खाली है। मैनेजर बताता है कि लोग यूजुअली उस फ्लोर का सिर्फ एक हिस्सा ऑफिस बनाने के लिए रेंट पर लेते हैं, लेकिन कियान कहता है, आई वांट द एंटायर फ्लोर। जिससे मैनेजर सडनली एक स्टबर्न सिग्मा अंकल से चमचमाते हुए बेवकूफ में बदल जाता है। रेंट 3,60,000 युआन पर मंथ है, और मैनेजर पूरी कोशिश करता है कि कियान को रेंट लेने के लिए कन्विंस करे, चाहे कितना भी महंगा क्यों ना हो। लेकिन उसे शॉक लगता है जब कियान कैजुअली रिप्लाई करता है, दिस इज टू चीप। वो एक्सप्लेन करता है कि लाइफ उसके लिए भी आसान नहीं है, इसीलिए कोई भी डिस्काउंट देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि फैंटम जनरल अभी भी पॉपुलर गेम है, उसे हाई एंड लोकेशन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट मंथ में 7 लाख युआन डिपॉजिट और रेंट देने होंगे। वे कॉन्टैक्ट कंप्लीट करते हैं और कियान नेक्स्ट स्टेप पर मूव करता है, ऑफिस की नीड्स की लिस्ट बनाना। शिन हाइलू अपनी केयरफुली बनाई लिस्ट उसे देती है, और हर बार की तरह कियान कहता है कि आइटम्स बहुत चीप है। ऑफिस का एनवायरनमेंट प्रोडक्टिविटी को बहुत अफेक्ट करता है, इसीलिए वो चाहता है कि उसके ऑफिस में सब कुछ टॉप टियर हो। वो सप्लाई के लिए 20 लाख युआन का बजट सजेस्ट करता है, और तुरंत ही रिचेस्ट सिस्टम से वार्निंग मिलता है। कियान इसे 20,50,000 युआन पर घटाता है, जो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए वो कॉम्प्रोमाइज करके 8 लाख युआन पर सेटल करता है। हाइलू कहती है, ये ऑफिस सप्लाईज के लिए एक बड़ी राशि है, लेकिन ठीक है। फिर कियान अपनी मनचाही चीजें बताता रहता है, और वो चीजें धीरे धीरे सामने आने लगती हैं। कुछ ही समय में उसके पास हाई एंड वर्क स्टेशंस विद एडवांस्ड कंप्यूटर्स, एक सुंदर कैफेटेरिया, स्टेट ऑफ द आर्ट मीटिंग रूम्स और एक कम्फी गेस्ट रूम तैयार हो जाता है। हाइलू कहती है कि उसने अभी तक खुद के लिए कोई जगह नहीं बनाई, और कियान उसे डेकोरेशन में पूरी फ्रीडम दे देता है। हाइलू उसके लिए एक बेडरूम यूनिट सेट करती है, इससे उसे ओवर टाइम या ओवरसीज वर्क के दौरान डॉम में वापस नहीं जाना पड़ेगा। हाइलू एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी भी प्रिपेयर करती है, जो कि कियान के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट पॉलिसी केवल एलीट मेंबर्स को अट्रैक्ट करेगी, और वो रिस्क नहीं लेना चाहता कि कोई एवरेज डेवलपर उसके प्लान्स को रूइन कर दे। वो उसे कुछ पॉइंट्स छोड़ने के लिए कहता है, और हाइलू आर्ग्यू करती है कि अगर पॉलिसी बहुत सॉफ्ट होगी तो अच्छे डेवलपर्स हायर नहीं कर पाएंगे। ये सही है, क्योंकि ऐसे ऑर्डिनरी लोग जो गेम डेवलप नहीं कर सकते, उन्हें हायर करना रूल्स का वायलेशन होगा। कियान डिसाइड करता है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस, साथ ही सैलरीज और अन्य अरेंजमेंट सब हाइलू की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर छोड़ देगा। वो ओबीडियंटली मान जाती है और पूछती है कि क्या उसे अपना अपीयरेंस बदलना चाहिए या नहीं। यूजुअली गेम डेवलपर्स को फैंसी क्लोथ्स की जरूरत नहीं है, लेकिन बिजनेस रिलेटेड मीटिंग्स में सूट पहनना जरूरी है। हाइलू पल भर में उसे ब्लैक फिटेड सूट में ट्रांसफॉर्म कर देती है। एक परफेक्ट के ड्रामा CEO वाइब्स आती है।
वो ऐसा दिखता है जैसे अपने क्लूलेस और इनोसेंट एम्प्लॉय के लिए दिल से केयर करने वाला सीईओ हो और ड्रामेटिक बिजनेस प्रपोजल की तरफ हिलाता है। अब तक कियान ने बहुत पैसा खर्च किया है और आगे खर्च और बढ़ने वाला है। अब बस नए एम्प्लॉयज हायर करने हैं। अगर उसे और पैसा खर्च करना है तो सिर्फ मयांक का होना ही काफी नहीं है, उसे ब्रेन के बजाय स्टोन कोल्ड बर्डन चाहिए। उसे एक गेमिंग कैफे का लड़का याद आता है जिसके साथ मयांक कभी कभी खेलती है। वो कैफे में ड्रामेटिक एंट्रेंस मारता है जिससे सेक्रेटरी और कस्टमर्स शॉक्ड हो जाते हैं। सबकी आइज उस पर टिकी होती हैं और वो इतनी ग्रेसफुल तरीके से चलता है कि कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि उसके पास सिर्फ लगभग 1000 युआन है। वो पूछता है कि क्या बाउशु अंदर है और लड़की हाँ कहती है। ना सिर्फ लड़की इंप्रेस्ड होती है बल्कि उस हैंडसम आदमी को देखकर लड़के के अंदर भी बटरफ्लाइज उड़ने लगते हैं। पई कियान के कॉन्ट्रास्ट में बाउशु एक स्मेली टच हंग्री गेमर है जो पूरा दिन गेम्स खेलता रहता है। यूनिवर्सिटी में एवरीवन उसे जानता है क्योंकि कई सब्जेक्ट्स में लो ग्रेड्स की वजह से उसे ड्रॉप कर दिया गया था। बाद में उसने लेवल बूस्टर की तरह काम किया और अभी वो इंटरनेट कैफे में रहता है। कियान सोचता है कि एक प्रोफेशनल गेमर को हायर करना परफेक्ट होगा। प्लस वो गेम्स प्ले करने में अच्छा है लेकिन गेम डिजाइनिंग के बारे में कुछ नहीं जानता, मतलब कि कियान उसे गेम रूइन करने का काम दे सकता है। वो उसके पास जाता है और इंस्टेंटली उसे नौकरी का प्रपोजल बताता है। बाउशु उसे देखता है और समझ जाता है कि वो बस एक प्रेटेंडर है जो न्यू सूट में सीईओ का रोल प्ले कर रहा है। वो डिसमिसिवली कहता है कि उसे जाने दो, लेकिन कियान उसके सामने कुछ कैश रखता है और अपनी एडवांस सैलरी बताता है। बाउशु पूछता है कि उसे क्यों बुलाया गया है, क्योंकि उसने कभी गेम्स नहीं बनाए। कियान मिस्चीवियसली स्माइल करता है और कहता है नोबडी नोज गेम्स बेटर देन मी, वांट टू मेक अ परफेक्ट गेम, और कहता है कि अगर उसने मन बना लिया तो कांटेक्ट करे और चला जाता है। कियान के रूम से बाहर जाने से पहले बाउशु कहता है कि उसने डिसाइड कर लिया है और वो उसके लिए काम करने को रेडी है। जवाब में कियान अपने स्मेली डोंकी को कहता है कि उसकी डेस्क पर रखे पैसों से नहा ले और नए क्लोथ्स पहन ले। कियान जाते ही बाउशु खुशी से फूट फूट कर रोने लगता है क्योंकि उसने इस मौके का इतने लंबे समय से वेट किया था। कियान अपनी प्रोग्रेस से बेहद खुश है। वो मुस्कुराते हुए सोता है और अगले दिन स्लाइटली लेट उठता है। जब वो कंपनी पहुंचता है, एक नर्वस और एक्सेंट्रिक लड़का लिफ्ट का इंतजार कर रहा था। कियान यहाँ एक फेक इंटरव्यू का नाटक करता है और उस लड़के से थोड़ी कैजुअली बातचीत करता है। वो लड़का लंच टाइम में तेजी से टंगडा पहुंचता है ताकि अपना इंटरव्यू दे सके, क्योंकि वो अपनी करंट कंपनी से बिल्कुल नफरत करता है। लिफ्ट खुलती है और उसी का सीनियर डेवलपर बाहर निकलता है। सीनियर डेवलपर गुलाबी बालों वाले लड़के से कहता है कि टंगडा की कुछ ज़रूरतें बहुत टफ हैं और वो नहीं आ पाएगा। जूनियर डेवलपर झूठ बोलता है, आई एम जस्ट हियर एज अ विजिटर, और सीनियर डेवलपर वापस चला जाता है। अब वो और कियान लिफ्ट में चढ़ते हैं और लड़का सीक्रेटली आश्चर्य करता है कि उसने अपने मेन डिज़ाइनर के पास कैसे अप्लाई कर दिया। अगर ऐसे रेज्यूमे वाला कोई भी फेल हो जाता तो उसके पास कभी चांस नहीं था। जब वे ऑफिस पहुंचते हैं तो सभी इंस्टेंटली पेई कियान को ग्रीटिंग करते हैं और लड़के को रियलाइजेशन होती है कि वो लिफ्ट में सीधे सीईओ के साथ था। इंटरव्यू के दौरान गुलाबी बालों वाला लड़का थोड़ा शाय हो जाता है क्योंकि वो नया है और एक्सपीरियंस कम है, लेकिन कियान इन्हीं कारणों से उसे तुरंत हायर कर देता है। वेतन की बात पर कियान उससे उसकी मांग से कहीं ज़्यादा सैलरी ऑफर करता है। नया एम्प्लॉय प्रॉमिस करता है कि वो टंगडा को जीवन देगा। अपने ऑफिस में वापस कियान आराम फरमा रहा होता है, तभी लिन वान इंटरव्यू के लिए आती है। वो इंस्टेंटली उसे पहचान लेती है और माफ़ी मांगती है कि पहले उसने ऐसा बिहेव किया जैसे वो कुतिया थी। परीक्षा से पहले ही लिनवान पूछती है, क्या आपको लगता है कि किसी भी गेम का मेन गोल सिर्फ पैसा कमाना होता है? कियान कामली रिप्लाई करता है, नॉट रियली, क्योंकि मेरा रियल गोल तो पैसा गंवाना है। शुक्र है उसने लास्ट पार्ट जोर से नहीं कहा। लिनवान खिलखिलाकर हंसती है और कहती है कि वो भी मानती है कि खेलों का पर्पस गेमर्स को खुश करना है। फिर वो आगे आती है और पूछती है, क्या वो भविष्य में लो लेवल एम्प्लॉयज को फायर करेगा? कियान तुरंत नो कह देता है क्योंकि उसका असली प्लान है कि लो लेवल एम्प्लॉयज को इकट्ठा करे और उनसे काम कराए। लिनवान उस लड़के के लिए इमोशनल हो जाती है और ये जानकर कि वो अपनी प्रीवियस जॉब में बर्डन थी, कियान तुरंत उसे हायर कर देता है। गुलाबी बालों वाला हुआंग अपनी पुरानी कंपनी लौटता है और अपने मेन डिजाइनर के सामने टंगडा का ऑफर रख देता है। 6 महीने से उसके अंदर जो गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन पनप रहा था वो फाइनली एक्सप्लोड कर जाता है और उस सीनियर पर भड़क उठता है क्योंकि वो ट्रेडिशनल गेमिंग माइंडसेट में फंसा हुआ था। हॉस्टल लौटकर कियान के रूममेट्स पूछते हैं कि वो लड़का कहाँ गया। मायांग एक्सप्लेन करती है कि वो और कियान पार्ट टाइम काम कर रहे हैं और क्योंकि कियान नाइट शिफ्ट में है उसने बाहर एक जगह रेंट पर ली है। वर्क प्लेस में सभी नए एम्प्लॉयज अपनी चेयर्स पर बैठे गेम्स खेल रहे हैं क्योंकि कियान ने उन्हें कोई टास्क नहीं दिया है। उन्हें 1 हफ्ता हो गया है और वो सोच रहे हैं कि जब उन्हें रियल वर्क के लिए हायर किया गया तो क्यों उन्हें दिन भर आइडल बैठना पड़ रहा है। लिनवान सबको समझाती है कि कोई वर्क इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि मिस्टर पेई कियान चाहते हैं कि एवरीवन अंडरस्टैंड द यूजर पर्सपेक्टिव। गेम खेलकर वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गेम में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं ताकि फ्यूचर में उन्हें सॉल्व किया जा सके। अब तक लिनवान ने पेई कियान की सबसे बड़ी मीट राइडर कंपटीशन शॉ राइडर ऑन एग प्लांट मेम में सबको हरा दिया है।
वो कहती है कि कियान चाहते हैं कि एम्प्लॉयज़ अपनी एनर्जी सेव रखें ताकि समय आने पर इफेक्टिवली काम कर सकें। हालांकि एम्प्लॉयज़ नहीं समझ पाते कि बॉस काम पर क्यों नहीं आता। ज्वाइनिंग के बाद से किसी ने उसे ऑफिस में नहीं देखा। उन्हें लगता है कि कहीं वो बिजी तो नहीं है या अपने कमरे में आराम फरमा रहा है। वर्क में लीजीनेस सच साबित होती है। जब एम्प्लॉयज़ अपनी स्क्रीन्स पर सोचते हैं कि उनकी जॉब का मकसद क्या है, तब बॉस अपने सोफा पर वाटरमेलन खाते हुए रिलैक्स करता है। वो जस्टिफाई करता है कि वो बस ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा है। इस बार वो ऐसा गेम प्लान बनाना चाहता है जो इंटेंशनली फ्लॉप हो जाए। उसे लगता है कि आखिरकार सोल्यूशन मिल गया है। जब जाने का समय होता है, पे कियान अचानक आकर एम्प्लॉयज़ को आशीर्वाद देता है। वो अनाउंस करता है कि पिछले हफ्ते उसकी एब्सेंस टंडा के फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए थी। प्रीवियस गेम सुपरहिट होने के बाद इस बार वो कुछ अलग करने वाला है। इस बार वो फर्स्ट पर्सन शूटर गेम बनाना चाहता है। एम्प्लॉयज़ थोड़े हेजिटेंट हैं क्योंकि FPS गेम्स बहुत चैलेंजिंग होते हैं। कियान तुरंत नेल्सन मंडेला वाइब में आता है और ऐसा स्पीच देता है मानो उसे कोई नेशन बना रही हो। उसके क्लेवर वर्ड्स का असर एम्प्लॉयज़ पर पड़ता है और वो अगले प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। कियान स्पेसिफिकली बाओशू और हुआंग सेबो की तरफ इशारा करता है और फेक प्रेज देता है क्योंकि वो उन्हें काम पर लगाने वाला है। पूरी टीम ब्रेन वॉश होने के बाद कियान बाओशू और हुआंग सेबो को मीटिंग रूम में ले जाता है और नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है। वो उन्हें सिंपल कंट्रोल्स और लॉन्ग स्टोरी वाला FPS गेम ड्राफ्ट बनाने को कहता है। दोनों एम्प्लॉयज़ ऐसे दिखते हैं जैसे उनकी पैंट में पेशाब हो जाए, लेकिन हुआंग सेबो करज दिखाता है और सवाल करता है। वो आर्ग्यू करता है कि जनरल पब्लिक इसे क्रिटिसाइज कर सकती है क्योंकि ये FPS रूल्स फॉलो नहीं करता। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बजाय कियान अपने मास्टर स्कीमर मोड में आ जाता है और किसी तरह से उसे अपनी इंस्ट्रक्शंस पर काम करने के लिए कन्विंस कर देता है। वो प्रोजेक्ट का मेन डिजाइनर हुआंग सेबो और गेम मॉडरेटर बाओशू को अपॉइंट करता है और उन्हें एक हफ्ते में ड्राफ्ट रेडी करने का ऑर्डर देता है। दोनों लोग बस प्लान के साथ मूव कर सकते हैं, कुछ और नहीं। अपने एम्प्लॉयज़ की नाइविटी का फायदा उठाकर कियान अपनी स्पिनिंग चेयर पर रिलैक्स करता है, एंजॉइंग धोंगिक्यो मोने वाला बॉस मोड, सिर्फ ऑर्डर्स देने वाला। वो कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आता है और देखता है कि सिर्फ बाओशू बचा है, बाकी सब गए हुए हैं। बाओशू अपनी डेस्क को इंटरनेट कैफे में बदल चुका है और यहाँ गेम खेल रहा है। कियान खुश होता है कि सब चले गए क्योंकि कंपनी पॉलिसी के अनुसार एम्प्लॉयज़ को कभी ओवर टाइम नहीं करना पड़ता। लेकिन जैसे ही वो जाता है, हुआंग सेबो डेस्क के नीचे से निकलता है और काम शुरू कर देता है क्योंकि वो बॉस को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता जिसने उस पर भरोसा किया। सेबो घंटों काम करता है लेकिन कियान अभी तक उसकी बनाई स्टोरी से सेटिस्फाइड नहीं होता। बाओशू, जो कि गेमिंग का बड़ा एंथुजियास्ट है, सेबो को इंटरनली गाइड करता है और बताता है कि कौन सी स्टोरी इफेक्टिव होगी। अब हम देखते हैं कि दो सोल्जर्स एक ऑयल प्लेटफॉर्म पर मम्मी से लड़ रहे हैं। उन्होंने जानबूझकर यही प्लेटफॉर्म चूज किया है क्योंकि वहां मैन्यूवर करने की जगह कम है, लेकिन स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स है कि गेम को रिप्ले करना इंटरेस्टिंग रहेगा। सिंपल कंट्रोल्स देने की बजाय उन्होंने मोड्स को मॉडिफाई कर दिया है ताकि प्लेयर्स के लिए शूटिंग करना आसान हो जाए। स्टोरी मोड के लिए उन्होंने एक क्लासिक सपोर्ट कैरेक्टर क्रिएट किया है जो गेम प्ले को और भी एंटरटेनिंग बना देगा। ये एक छोटी डेफ लड़की है जो अपने यूनिक जेस्चर्स और हाव भाव से प्लेयर्स को गाइड करती है। प्लेयर्स को उसके बिहेवियर और इंटेंशंस को समझना होगा। इसके बेसिस पर कुछ पजल्स भी जोड़े गए हैं और उसके एक्शंस में ही हिंट्स मिलते हैं कि पजल्स कैसे सॉल्व करने हैं। उसकी क्वर्की इमेजिनेशन में वो सेबो को एक ज़ॉम्बी को मारने के लिए राइफल देती है और फिर दोनों मिलकर ऑयल प्लेटफॉर्म से एस्केप करते हैं। बाओशू बताती है कि जब प्लेयर्स बातचीत के जरिए बॉन्डिंग फील करते हैं तो वो पूरी तरह से इमर्स्ड हो जाते हैं। रियलिटी में वापस आते ही सेबो बाओशू के सीक्रेट एजेंट मिनिटा ज़्यूमिन की इमिटेशन करना बंद नहीं कर पाता। बाओशू भी उसे प्रेज देती है, लेकिन इसके बाद दोनों पे कियान के लिए एक मास्टर विजन सर्कल बना देते हैं। वो उसके बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे वो कोई जीसस क्राइस्ट हो और सुबह तक उसके गेम पर काम करते रहते हैं। वो गेम के लिए एक शानदार वेपन लेकर आते हैं और तभी मायांग ऑफिस में प्रवेश करता है। उसे तुरंत शक होता है कि ये दोनों लड़के ओवरटाइम कर रहे थे। किसी और जगह लिनवान एक रॉयल लाइक पार्टी में जाती है और सब उसकी तारीफ करते हैं। वो अपने पिता को गले लगाती है और उसके पिता पूछते हैं, क्या फायरी स्काई स्टूडियो छोड़ने के बाद तुमने अपना ड्रीम एज अ गेम डेवलपर छोड़ दिया? लिनवान पीछे हटती है और फर्म वॉइस में कहती है कि अब वो पहले से ज़्यादा डिटरमाइंड है। वो बताती है कि उसे एक ऐसी कंपनी मिल गई है जहां वो जाना चाहती है और उसकी स्माइल गायब हो जाती है। हुआंग सेबो और बाओशू के लिए ओवरटाइम करना अब रूटीन बन गया है। बाओशू सेबो को घर जाकर रेस्ट करने को कहता है, लेकिन वो आदमी फुल ऑफ पैशन है और अपने पिता पेई की छोटी सी अप्रूवल के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो बाओशू से अपने प्रपोजल पर रिकंसिडर करने और कोई सजेशंस देने को कहता है। बाओशू थोड़ी नॉनसेंसिकल बातें करने लगता है जो कंफ्यूज सेबो के माइंड से तुरंत निकल जाती हैं, क्वर्की मीम की तरह।
जब वे अपना छोटा सा टास्क कर रहे होते हैं तो मायांग सीक्रेटली उन्हें स्पाई करते हुए दिखाई देता है, ऑब्जर्विंग देयर एवरी मूव। और यहाँ से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि गेम प्ले के अंदर के डायनामिक्स और उनके पर्सनल इंटरेक्शंस धीरे धीरे ऑफिस की रियलिटी में मर्ज होने लगते हैं। अगला दिन था और यांग और कियान अपने दिमाग में अपने उबाऊ टीचर की हत्या की सीरियसली प्लान बना रहे थे। तभी कियान को सीबो का एक मैसेज मिलता है। मैसेज में लिखा था कि गेम डिजाइन का पूरा फ्रेमवर्क रेडी है और बस उसकी अप्रूवल बाकी है। कियान का चेहरा थोड़ा झकझोर जाता है। वो चाहता था कि उसकी टीम लेजी रहे, टान मटोल करे, और अब ये सब सीबो काम में लग गया है, ये उसे थोड़ा परेशान कर देता है। तभी यांग उसे हल्की कोहनी मारता है और बोलता है, भाई सीबो सीक्रेटली ओवर टाइम कर रहा है। कियान को अब कोई सरप्राइज नहीं होता, अब सब समझ आता है क्यों वो समय पर काम करता है। दोनों क्वाइटली क्लास से बाहर निकलते हैं। यांग धीरे से बताता है, असल में वो गेम खेलने के लिए ओवर टाइम कर रहा है। कियान अपनी जगह पर रुक जाता है और यांग का फेस उसके मोटे जूसी केक से टकराता है। कियान थोड़ी राहत महसूस करता है और दोनों वापस अपने सीट्स पर लौट आते हैं। कियान जल्दी से फ्रेमवर्क पर नजर डालता है और सीबो को थम्स अप देता है उसकी प्रोग्रेस के लिए। इसी बीच मा यांग ऑफिस में सीबो को पनिश करने की कोशिश कर रही थी जुआ खेलने के लिए कंपनी रिसोर्सेज इस्तेमाल करने पर। कियान कैजुअली बोलता है, भाई टेक्निकली गेम खेलना हमारे काम का हिस्सा है। ऑफिस में सीबो अनाउंस करता है कि उसका प्रपोजल बिना किसी मॉडिफिकेशन के अप्रूव हो गया है। सब एम्प्लॉयज थोड़े झल्ला जाते हैं। सब ऐसे काम कर रहे थे जैसे रेंट पे कर रहे हों, लेकिन बॉस वो बिजार टॉयज से सराउंडेड नहा रहा था। उसे एक्स्ट्रा बजट और नई डेडलाइन मिलती है, एंथुजियाज्म खत्म। यांग उसके पास आता है और बताता है, भाई सीबो ने पूरी कंपनी को वही ओवरटाइम करने के लिए इंस्पायर कर दिया है जो वो कर रहा है। सिर्फ ये 2 लूजर्स नहीं, बाकी सब हार्डवर्क कर रहे हैं। कियान को ये सुनकर एक नया आइडिया आता है। डिसाइड करता है कि सबको ओवरटाइम पे देना चाहिए, क्योंकि एक ट्रू लीडर होने के नाते वो अपने एम्प्लॉयज का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगा। यांग उसकी जेनरोसिटी और डेडिकेशन को देख के भावुक हो जाता है और सारे ओवरटाइम वेजेस की कैलकुलेशन अपने ऊपर ले लेता है। नेक्स्ट डे सीबो अपने फादर पे के सामने प्रपोजल पेश करता है। कियान लाइफ टाइम में इतनी किताबें नहीं पढ़ा था, एक बार में तो बिल्कुल नहीं। सीबो उससे गेम का टाइटल डिसाइड करने के लिए कहता है। भाई लकी फॉर हिम लंच टाइम शुरू हो जाता है और कियान सोचना छोड़ देता है। यांग अनाउंस करता है, भाई अब से कंपनी फ्री लंच देगी, बिल्कुल वेडिंग बफे वाइब। एक चबी शॉर्ट गर्ल कंप्लेन करती है कि वो डाइट पर है और 2 जिम फ्रीक स्टेरॉइड लेके सीन में आते हैं। वो बताती है कि जिम अंडर कंस्ट्रक्शन है और प्रोफेशनल ट्रेनर्स हायर होंगे। पूरा ऑफिस स्टंड है। सीबो ये बात लिन वान को बताता है। वो मिस्टर पे की जनरोसिटी पे कंफ्यूज्ड है। भाई कोई भी बॉस इतना काइंड नहीं हो सकता। फिर दोनों अपने कंबाइंड ब्रेन सेल से समझने की कोशिश करते हैं और अंत में कन्विंस हो जाते हैं कि मिस्टर पे एक स्मार्ट स्ट्रेटेजिस्ट हैं और ये सब एम्प्लॉयज को एफिशिएंट बनाने के लिए कर रहे हैं। भाई तभी उनका फोन नोटिफाई करता है, अब से ओवर टाइम का पे मिलेगा। वान ऑफिस आती है और रिजेक्ट करती है। कियान अग्रेसिवली पूछता है, भाई एम्प्लॉयज का राइटफुल सैलरी रिजेक्ट क्यों कर रही हो? वान थोड़ी नर्वस होती है और नजरें चुराती है। एम्प्लॉयज ज़्यादा पैसा नहीं चाहते, वो हिचकिचाते हुए बोलती है। भाई कियान सुपर हीरो मोड में आ जाता है और उसे जेंटली समझाता है। वान फाइनली देखती है और उसे 90s का हीरो लगता है। उसके ब्रेन से सर फटने वाला सीन समझती है और वो इंस्टेंटली रूम से बाहर जाती है। सबको समझ आ जाता है कि किसी ऐसे रिजोल्यूट लीडर को कैसे रिजेक्ट किया जा सकता है। मीनवाइल कियान अपने रूम में ज़्यादा पैसे स्पेंड करने के आइडिया सोच रहा है। वो बाओशू को बुलाता है और सीबो की मटेरियल लिस्ट दिखाता है। बाओशू रिव्यू करता है और कमेंट करता है, बिल्कुल सही लिस्ट है, सब बजट में है। कियान पूछता है, इतनी चीप लिस्ट में अच्छा गेम कैसे बनेगा? बाओशू रैशनलाइज करता है, हमने बहुत कम या कोई कस्टम मटेरियल नहीं मांगी। फिर कियान अपनी क्लेवरनेस दिखाता है, रिमाइंड करता है कि बाओशू इस कंपनी में इसलिए आया था क्योंकि वो बेस्ट गेम बनाना चाहता था। ये बजट उसके आइडल गेम के लिए बहुत कम है। बाओशू मोटिवेटेड होता है और लिस्ट को ट्रैश में फेंक देता है। अब सर्वर बाई करने का डिसीजन लिया जाता है। कियान सोचता है, भाई पैसे कम हैं, लॉन्च के बाद वरी करेंगे। मीनवाइल मिस्टर ली फायरी स्काई स्टूडियोज के फाउंडर टेंगडा को बाई करने के बारे में सोचते हैं। ली अश्योर करते हैं कि इन्वेस्टर होने के कारण वो वही करेंगे जो वो चाहते हैं, क्योंकि एनिमी फायरी स्काई स्टूडियोज का भी एनिमी है। कॉल एंड होता है। नए एनालिस्ट बताते हैं कि टेंगडा के ऑलमोस्ट सभी एम्प्लॉयज यूजलेस रिज्यूमेज में बिजी हैं। ली क्लियरली कहते हैं, कोई परवाह नहीं, उन्हें अपने साथ ले आओ। भाई बैक इन ऑफिस बाओशू बेटर कॉन्सेप्ट्स के लिए वीडियोस देख रहे हैं। एम्प्लॉयज धीरे धीरे उनके पास इकट्ठा होने लगते हैं। सब चाहते हैं कि उनका काम रिव्यू हो और सजेशंस मिले। अब तक वो अनऑफिशियली लीडर बन चुके हैं। सक्सेस स्ट्रगल्स के बीच में भाई मीम्स दिखाते हुए सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ऑफिस में लौटते ही बाओशू नए कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस देख रहे होते हैं। तभी धीरे धीरे सारे एम्प्लॉयज उनके आसपास इकट्ठा होने लगते हैं। सब चाहते हैं कि वो उनके काम को चेक करें और आगे क्या करना चाहिए उस पर एडवाइस दें। अब तक वो लिटरली उनकी टीम के लीडर जैसे बन चुके हैं। सक्सेस से फाइट वाला पूरा मीम मोमेंट। लेकिन
एक इंट्रोवर्ट जो अब तक जिंदगी में ग्रास तक टच नहीं की, उसके लिए सडन अटेंशन और भरोसा बहुत भारी लगने लगता है। उसे डर होता है कि अगर वो मेन डेवलपर बन गया तो पूरा प्रोजेक्ट ही बर्बाद कर देगा। और तभी सिबो एक ब्राइट रे की तरह आता है, सबको गाइड देता है कि आगे क्या करना है। बाओशू की सांस कुछ नॉर्मल हो जाती है। एम्प्लॉयज वापस अपनी सीट्स पर लौटते ही सबके फोन्स एक साथ बज करने लगते हैं। 1 महीने बाद कियान अपनी क्लास में बहुत ही सेल्फ सेटिस्फाइड होकर बैठा होता है, तभी माँ यांग का कॉल आता है। वो बताती है फ्यूरी स्काई स्टूडियो उसकी पूरी टीम को पोच करने वाला है। ये सुनते ही कियान की हालत टाइट, वो तुरंत क्लास से बाहर भाग जाता है। ऑफिस लौटकर टेंडा का डिजाइनर एक्साइटेडली सिबो और बाओशू को अपनी बनाई लाल बच्ची वाली कैरेक्टर डिजाइन दिखाता है और देखते ही दोनों शॉक। क्यूट बच्ची की जगह उन पर नजर पड़ती है एक रेड ड्रेस वाली एच्ची हीरोइन पर। इधर कियान गुस्से से ऑफिस पहुंचता है, देखता है पूरा फ्लोर बिखरा पड़ा है। वो ड्रामेटिक अंदाज में कहानी बना लेता है कि सब लोग ज्यादा पैसा और बेहतर एनवायरनमेंट के चक्कर में कंपनी छोड़ के भाग गए। यांग रोते धोते उसे समझाता है कि उन अनग्रेटफुल लोगों की चिंता छोड़ दे, नए लोग हायर करेंगे और गेम को फ्रेश स्टार्ट देंगे। बस लॉन्च में 1 महीना बचा है और कियान अब खुद कुछ नहीं करना चाहता। उसे तो ये भी नहीं पता कि काम कितना हुआ है। वर्स्ट पार्ट, अगर वो सबको निकाल देता तो सेवरेंस पे देना पड़ता। तभी पीछे से पूरी टीम उसके पास वापस आ जाती है। कियान और मायांग शॉक, कहते हैं अगर फ्यूरी ने हायर कर लिया था तो तुम यहां कैसे? एम्प्लॉयज मुस्कुराते हैं, उन्होंने ऑफर इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि टेंडा ही उनका असली घर है। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक, ये कंपनी और यहाँ की फैसिलिटीज उन्हें एक रेनबो सनशाइन वाइब देती हैं। सबको यहाँ रियल क्रिएटिव फ्रीडम मिलती है और अचीवमेंट का फील भी। मायांग कंफ्यूज्ड, वो बोलती है फ्यूरी स्काई स्टूडियो तो इंडस्ट्री का लेजेंड है, वहां कौन नहीं जाना चाहेगा। तभी वैंग धीरे से कहती है लेजेंड तो हमारे सामने खड़ा है, और इशारा कियान की तरफ। कियान ऑकवर्ड, अरे मैं कोई लेजेंड वेंडर नहीं। और फिर नोटिस करता है कि ऑफिस इतना मेसी क्यों है। सिबो बताता है उन्होंने गेम जल्दी पूरा कर लिया और सेलिब्रेशन में सारे गुरिल्ला बन गए थे। फिर फाइनल प्रोडक्ट देखने एवी रूम चले गए, इसलिए ऑफिस खाली था। गेम मोड दिखाई देते ही कियान की आंखें लिटरली बाहर आने वाली होती हैं। आइडिया भी जबरदस्त और एग्जीक्यूशन भी सुपर्ब। बस थोड़ी सी पॉलिशिंग और ये गेम फुल ऑन हिट हो सकता है। सिबो फीडबैक मांगता है और बताता है कि लॉन्च तक फ्लॉज इजीली फिक्स हो जाएंगे, लेकिन कियान के माइंड में क्रॉस्ड वायर्स, कैसे रोके इनको गेम टेस्ट करने से। उसे एक आइडिया आता है, टीम बिल्डिंग प्रोग्राम। ये प्रोग्रेस स्लो करेगा और ज्यादा पैसे भी लगेंगे। परफेक्ट प्लान। अनाउंसमेंट होते ही हाइलियो एंटर मारता है एक अगली सेक्रेटरी के साथ मिस्टर ली की तरफ से। कमरे का पूरा वाइब अचानक बदल जाता है। एम्प्लॉयज बताते हैं कि वो कौन है। सेक्रेटरी आगे बढ़कर हाथ मिलाती है और कहती है अगर उसने फ्यूरी की तरफ से सबको ल्योर करने की कोशिश ना की होती तो उसे मिस्टर पीए की ग्रेटनेस का एहसास ही ना होता। अब वो फूही कैपिटल छोड़कर टेंडा ज्वाइन करना चाहता है। वो रिवील करता है कि फूही के मिस्टर लीजू ने फ्यूरी को कहा था कि टेंडा की पूरी टीम को स्टील करो और ट्रोल्स को हायर करके टेंडा के खिलाफ मलिशियस रिव्यूज भी लिखवाए। कियान की आंखों में चमक, फाइनली कोई मेरा हेल्पर बना। पर एम्प्लॉयज उसे ऐसे देखते हैं जैसे बस किड्नी निकालकर बेच देंगे। सो मजबूरी में कियान उसे रिजेक्ट कर देता है और रूम से भगा देता है। जिम सेशन में एम्प्लॉयज डिस्कस करते हैं कि टीम बिल्डिंग कहाँ होगी। बाओशू बोले मुझे कहीं नहीं जाना, बस प्रोजेक्ट ऑयल रिग जल्दी खत्म करना है। तब वैंग एक लाइन बोलती है और बेचारा बॉय ट्रेडमिल से घिर पड़ता है। वो फ्यूरी स्काई स्टूडियो जाना चाहती है। वो चाहती है कि वहां के लोग मिस्टर पीआई को देखें कि रियल गेम डेवलपर होता कैसे है। कियान सुन लेता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और तुरंत अप्रूव कर देता है। वैन की दुनिया एकदम गुलाबी क्लाउड बना लेती है, पूरा सीन ब्लश कलर्स में। कियान के पास भी एक सीक्रेट मोटिव है, उनको दिखाना कि असली गेमिंग कंपनी कैसी होती है ताकि उनका मोराल डाउन हो जाए। लेकिन बाहरी फसाड में वो प्रिंसेस डायना मोड कहता है मैं तो हमेशा से वहां जाना चाहता था क्योंकि वो वैंग की पुरानी कंपनी है। वैंग फिर से फुल डेलुलू मोड ऑन, सोचती है वो उसके बारे में और जानने जा रहा है। ट्रिप वाले दिन सब पहले लंच करते हैं। फिर कियान बताता है अगला स्टॉप फ्यूरी स्काई स्टूडियो है। पेरेंटल टोन, ये मैंडेटरी नहीं है, सब अपने टाइम का यूज फ्रीली करें। वैंग डीप थॉट्स में खोई है। ट्रिप का बजट 450K से रिड्यूस होकर 150K युआन हो चुका है बिकॉज वैंग ने हाइलू को गलत नंबर बता दिया था। बट कियान को वैसे भी डाउट था कि सिस्टम इतनी बड़ी रकम फन ट्रैवल पर अलाउ नहीं करेगा। मूव करते हुए वो मायांग को याद दिलाता है कि फ्यूरी में सवाल पूछें, स्पेशली उनके पास्ट फेलियर्स के बारे में, ताकि वो यांग के सामने गलती कर सके। लेकिन बेचारा कुछ समझ नहीं पाता। जब वो लोग फायरी पहुंचते हैं तो वहां का प्रोड्यूसर उन्हें अंदर आने देने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि टेंडा अचानक यहाँ किस मिशन से आया है, और ऊपर से उसकी सेक्रेटरी का डाउट। उसे तो ऐसा लगता है कि ये लोग बदला लेने आए हैं क्योंकि पहले उन्होंने टेंडा के एम्प्लॉयज को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी। पर गाइस, कोई भी कंपनी ऐसे बदला थोड़ी लेती है, राइट? खैर, कियान और बाकी सारे एम्प्लॉयज का अंदर प्रॉपर वेलकम किया जाता है
और सच बोलो ना, सब लोग कंपनी के अंदर के वाइब से लिटरली हिल जाते हैं। ऑफिस के बीचों बीच इतना बड़ा गार्डन और उसमें क्रेजी गेमिंग सेटअप्स, लाइक सीरियसली माइंड ब्लोइंग। कियान सोच रहा होता है कि यार ये जगह बनाने में मिनिमम 1 करोड़ युआन तो गया होगा। फिर वो उस इंसान से मिलने जाता है जो यहाँ के सारे फाइनल डिसीजंस लेता है। सेक्रेटरी उसका इंट्रोडक्शन देती है, मिस्टर झू मुयान, गेमिंग डेवलपर ऑफ द कंपनी। हैंडशेक होते ही दोनों एक दूसरे को ऊपर से नीचे तक जज करना शुरू। मिस्टर झू को लगता है कि कियान अभी बच्चा है, बस कस्टम मेड ब्रांडेड सूट पहनकर अपने आप को ओवर स्मार्ट दिखा रहा है। दूसरी तरफ कियान के दिमाग में बस यही चल रहा है कि और कैसे रिच दिखूं और कैसे ज़्यादा पैसा उड़ा दूं ताकि एक्टिंग जारी रहे। उनकी ये साइलेंट माइंड वॉर देखकर सेक्रेटरी थक जाती है और दोनों को छोड़कर चली जाती है। फिर वो अपने टेक की सुपीरियॉरिटी का बड़ा ही स्पीच शुरू करता है। फिर पास की कैबिनेट से एक लिमिटेड एडिशन डॉल निकालकर कियान को गिफ्ट भी देता है। तभी पीछे से टेंगडा एम्प्लॉयज अंदर कूद पड़ते हैं और जोर जोर से समझाने लगते हैं कि उनकी कंपनी की टेक्नोलॉजी इससे कहीं ज़्यादा एडवांस्ड है, ये सब पुराना स्टफ है। कियान के हाथ पैर फूल जाते हैं। उसे पूरा डाउट होता है कि मुयान ये सब सुन रहा है। फिर वो आगे बोलते ही जा रहे हैं, यार ये जगह तो बहुत टाइट लगती है, हम तो टेंगडा के विशाल वर्कस्पेस के आदी हैं। कियान धीरे से मुयान की तरफ देखता है और भाई उसका बॉडी लिटरली एंगर से शेक हो रहा होता है। लेकिन टेंगडा एम्प्लॉयज़ को जीरो टेंशन। वो फायर ए की वर्क एनवायरनमेंट की बुराई पे बुराई करते जाते हैं, बेकार चीज़ों पे फालतू पैसा वेस्ट, और गेमिंग डिपार्टमेंट पूरी तरह फ्लॉप। कियान चुप करवाने की कोशिश करता है पर वान आराम से बोल देती है, अरे भाई यहाँ रूम साउंड प्रूफ है, कोई नहीं सुन पाएगा। तभी उसकी नज़र मिस्टर मुयान के एक्स बॉस पे पड़ती है और वो वहीं फ्रीज। मुयान गुस्से में पलटता है, पर जब वो डरी हुई वान को देखता है उसकी आंखों में डर की जगह हैरानी भर जाती है। उसे पता ही नहीं था कि वान टेंगडा ज्वाइन कर चुकी है और उसे शौक ये कि उसने अपने गेमिंग ड्रीम से एक स्टार्टअप पे दांव पे लगा दिए। वो अचानक दरवाज़ा खोलता है और गुस्से में अपनी टीम को बिजनेस एक्सचेंज इवेंट में बैठने को बोलता है। अब फायर ए के एनपीसी जैसे एम्प्लॉय सामने बैठ जाते हैं और यांग इंटेरोगेशन मोड ऑन कर देता है। पहला सवाल, सैटरडे को इतने लोग ओवरटाइम क्यों कर रहे हैं? मुयान कंफ्यूज्ड, सैटरडे हमारे लिए नॉर्मल वर्किंग डे है। टेंगडा के एम्प्लॉयज एक दूसरे को देखते हैं, ओह मतलब ओवरटाइम का पैसा तो बहुत मिलता होगा। और सामने एनपीसी एम्प्लॉयज कंफ्यूज्ड, ओवरटाइम सैलरी वो क्या होता है? मुयान दांत पीसकर बोलता है, गेमिंग इंडस्ट्री में ओवरटाइम पे जैसा कुछ नहीं होता। कियान को फायर ए की तरफ से एम्बैरेसमेंट फील होती है। वो यांग को धीरे से बोलता है, भाई ऐसे सवाल मत पूछ, उनको शर्म आएगी। मुयान अपनी सीट पर गुस्से से कांपने लगता है। तभी उसकी सेक्रेटरी बीच में आती है और फायर ए के प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने लगती है। वो एक प्रोजेक्ट का नाम लेकर युआन के शोल्डर पर हाथ रखती है, इसने भी इसमें काम किया है। युआन उसे गुस्से से ग्लेयर करती है और सबके सामने बोल देती है, मैंने रिजाइन इसलिए किया था क्योंकि मुझे ले ऑफ लिस्ट में डाल दिया गया था, मैंने कंपनी को फेल नहीं किया। फायर ए के एनपीसी लूजर उस पर हंसते हैं, बस दूसरों की बेइज्जती है उनके लिए एंटरटेनमेंट। सेक्रेटरी वहां से निकलते हुए बोलती है, गुड कि तुम टेंगडा में सेटल हो गई हो। लाइक सीरियसली, उसने भी पब्लिक इंसल्ट किया और अब सिंपैथी मोड। कियान सिचुएशन संभाल लेता है। वो अनाउंस करता है कि युआन उसकी कंपनी में डायरेक्टर है और वो फायर ए के एम्प्लॉयज को टेंगडा की क्रिएटिव डायरेक्शन समझाएगी। युआन हेसिटेशन में अपना स्पीच शुरू करती है और पई कियान की इतनी तारीफ कर देती है कि वो किसी हीरो से कम ना लगे। कियान मन ही मन सोच रहा है कि ये क्या बकवास है, और उसकी तारीफ से मुयान पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब स्टेज पर आते हैं मुयान खुद और न्यू गेम की बात शुरू कर देते हैं। साइड में बैठा हुआ मिस्टर ली अपने सेक्रेटरी को कोस रहा होता है कि वो उसकी बात नहीं मानती, लेकिन मजाक ये कि उसे उस आदमी का नाम तक नहीं पता जिसके बारे में बोल रहा है। सेक्रेटरी ट्राई करती है कि मुयान को रोके क्योंकि बुलेट मार्क एक कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट है, बट भाई ड्रंक ईगो बड़ा डेंजरस होता है, वो किसी की नहीं सुनता है। और वैसे भी लॉन्च में आधा महीना ही तो बाकी है। वो बुलेट मार्क के बारे में डिटेल्स पे डिटेल्स देता जाता है और सीबो का दिल वहीं बैठ जाता है क्योंकि वो साफ दिख रहा था इस गेम में जान लगी है, ये हिट होने वाला है। सीबो बर्बादी सोच रहा और दूसरी तरफ कियान अपनी सीट पर चिल होकर घर से मुस्कुराता है जैसे अपना बच्चा स्टेज पर शाइन कर रहा हो। सीबो समझ ही नहीं पाता कि कियान इतना रिलैक्स क्यों है, लेकिन कियान के दिमाग में तो पार्टी चल रही है क्योंकि बुलेट मार्क हमारे प्रोजेक्ट ऑयल रिग को इजीली डिस्ट्रॉय कर देगा। और जैसे कियोस कम था, कियान अनाउंस कर देता है, टीम बिल्डिंग रिवॉर्ड 10 दिन की पेड एनुअल लीव। सीबो शॉक्ड। उसकी सोच में तो यही चल रहा है कि कियान चाहता है कि वो लोग अपनी गेम क्वालिटी इंप्रूव करें, इसलिए आज फायर ए विजिट करवाया गया। बाउजू और लिनवान भी यही मानते हैं। बॉस हमसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखता है। वो सीधे नहीं बोला बट कंपटीशन दिखाकर हमें समझा दिया। जैसे ही ये खबर फैलती है, ऑफिस में हर कोई सुपर एक्साइटेड हो जाता है। सब लोग प्रोजेक्ट ऑयल रिग को हिट बनाने की कसम खा लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर ली और मिस्टर जाओमो यान के बीच टेंगडा के फियरी आने को लेकर छोटी सी लड़ाई छिड़ जाती है। मिस्टर ली गुस्से में पूछते हैं, तुमने बुलेट मार्क की पूरी स्ट्रैटेजी एक कॉम्पिटिटर को क्यों बता दी? मुयान तुरंत अपना बचाव करने लगता है। उसे लगता है कि प्याई उतना स्मार्ट नहीं है जितनी दुनिया मानती है और आधे महीने में कुछ भी नहीं बदलने वाला। पर मिस्टर ली का दिमाग कुछ और ही बोल रहा है। उनकी नज़रों में प्याई लिटरली आइंस्टाइन का लॉस्ट बेटा है और इसलिए वो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। छुट्टी के दिनों में भी टेंगडा एम्प्लॉयज ऑफिस आकर डॉग लाइक मेहनत करते हैं। हेलू भी उन सब में शामिल है, इसलिए वो कियान को झूठ बोलती है कि सभी छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं।
कियान एग्जाम देता रहता है और उधर उसके एम्प्लॉयज दिन रात गेम पूरा करने में लगे रहते हैं। एग्जाम्स खत्म होते ही वो अपने खर्चे चेक करता है और शॉक, उसने फैंटम जनरल की कमाई से भी ज्यादा पैसे उड़ा दिए हैं। अब उसके लिए बस एक काम बचा है, बाकी पैसे भी उड़ाने हैं ताकि असल जिंदगी में अल्ट्रा रिच बन सके। वो हेलू को कमांड देता है कि नया टीम बिल्डिंग इवेंट अरेंज करो, मूवीज प्लस पार्टी वाइब्स के साथ। और हाँ, 361 के यूएन एग्जैक्टली खर्च होने चाहिए। इवेंट फ्राइडे को ही होगा क्योंकि वो वर्कर्स की छुट्टी खराब नहीं करना चाहता। इवेंट वाले दिन मूवी खत्म होते ही एम्प्लॉइज एक्साइटेड होकर बताने लगते हैं डीबगिंग पूरी हो चुकी है और हम बुलेट मार्क से एक दिन पहले लॉन्च कर सकते हैं। झटका, कियान के वर्स्ट नाइटमेयर ने रियल फॉर्म ले लिया। वो चिल्ला पड़ता है, एक दिन पहले नहीं, कभी नहीं। पूरा माहौल ऑकवर्ड साइलेंस में फ्रीज हो जाता है। तभी रिचेस्ट एंट्री मारता है। वो याद दिलाता है कि बिना रीजन लॉन्च डिले करना अलाउड नहीं। कियान तुरंत अपना फेक पोलाइट बॉस वाला मास्क पहन लेता है। मतलब मैंने बस कहा कि हमने प्रॉपरली सेलिब्रेशन नहीं किया। फिर सभी लोग फैंसी डिनर पर जाते हैं, वाइन फ्लोइंग, सब फुल ऑन नशे में। बाउशू ड्रग मोड में अपने फादर पे आई के लिए हाई पिच गाना गाता है। हर कोई ऑयल रिग की सफलता की दुआ करता है और हर एक दुआ कियान के दिल पर तीर बनकर लगती है। कमरा सनशाइन और रेनबो वाइब से भरा हुआ है। लिनवान लोगों को इतना खुश देखकर इमोशनल हो जाती है। उसे लगता है कि सब इसलिए क्योंकि प्याय अपने लोगों को वैल्यू देता है। लेकिन उसका प्याय ऑब्सेस्ड ब्रेन नोटिस करता है कि वो आदमी अकेला बैठा टेंशन में है। ये कंपनी को बर्बाद करने के नए तरीके सोच रहा है। और एक सर्टिफाइड कैन सिम्प की तरह वो फेरी टेल की जूबिया वाली वाइब ले आती है। उसे लगता है प्याई फ्यूचर और रेपुटेशन की चिंता में डूबा हुआ है। बाउशू स्टेज पर खड़ा प्याई को लाइफ चेंज करने के लिए सल्यूट करता है। लोग रोते हैं, थैंक यू बोलते हैं और फिर ब्लैकआउट, सब बेहोश। लॉन्च डे उनकी नींद में ही उड़ जाता है क्योंकि ड्रंकन डोंकीज पूरा दिन सोते रहे। आखिरकार गेम लॉन्च होता है उसी दिन जिस दिन बुलेट मार्क लॉन्च हुआ था, एग्जैक्टली जैसा कियान चाहता था। और ऑब्वियस है कि बुलेट मार्क टॉप चार्ट्स में रॉक कर गया। ऑयल रिग बेयरली नजर आया। लेकिन टीम का मोराल सरप्राइजिंगली हाई रहता है क्योंकि उनका डेलुलू माइंडसेट कहता है दैट राइट मार्केटिंग मिलेगी तो हम भी जीत सकते हैं। प्रॉब्लम, मार्केटिंग का एक भी एड तक नहीं चला। फिर भी ये लोग कन्विंस हो जाते हैं, बॉस हमें प्रेशर टेस्ट कर रहे हैं, पेशेंस टेस्ट। इसलिए वो ऑप्टिमाइज्ड वर्जन पर काम स्टार्ट करते हैं। पर हेलू बताती है कि बजट अभी तक अप्रूव ही नहीं हुआ। तभी लिनवान के गुड कनेक्शंस काम आते हैं। वो कहती है मार्केटिंग मुझे हैंडल करने दो। वो ब्रोकन हेल्बर्ट नाम की प्रो गेमर से कांटेक्ट करती है। पहले वो गेम खेलने से मना करता है, पर जैसे ही देखता है एक वेपन की कीमत 888 यूएन उसका क्यूरोसिटी बूस्टर ऑन हो जाता है। पीआई की ओवर प्राइस स्ट्रैटेजी अब उल्टी पड़ रही थी। गेम बिना ट्यूटोरियल शुरू होता है और एक म्यूट लड़की सामने आती है। खुशकिस्मती से अब वो इची एनीमे हीरोइन नहीं लगती। लड़की उसे वेपन देती है, गाइड करती है, हील तक कर देती है। ब्रोकन हेल्बर्ट की आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठती है। वो खुद टेंगदा पहुंचकर क्रिएटर्स को थैंक्स बोलने आता है और वहां उसका वेलकम ऐसे होता है जैसे माइकल जैक्सन आया हो। रिव्यू टाइम, वो ईमानदारी से बोलता है ऑयल रिग अभी भी टॉप इंटरनेशनल टाइटल्स से पीछे है, पर गेम प्ले फन है और एंडिंग का ट्विस्ट ऑसम। वो गेम की इतनी तारीफ करता है जैसे ये वर्ल्ड्स बेस्ट हो। ऑडियंस और हाइप कर देते हैं और वो क्राउड में फंसा फेम से जूझता दिखता है। आगे वो बोलता है बुलेट मार्क गुड है लेकिन इंटरनेशनल गेम्स की चीप कॉपी वाइब आती है। पर प्रोजेक्ट ऑयल रिग बिल्कुल उल्टा है। नोब्स एंड वेटरन्स दोनों एंजॉय कर पाएंगे। सीबो और बाउशू खुश, उनकी सारी ओवरटाइम मेहनत आखिर काम आई। ब्रोकन हेल्बर्ट कहता है मुझे मत धन्यवाद दो, तुमने इतने एपिक गेम बनाया है। फिर वो दुकान की बात करता है जहां सिर्फ एक लग्जरी वेपन है, इंसेनली एक्सपेंसिव, बाकी सब फ्री। सीबो प्राउडली बताता है इसके पीछे आइडिया हमारे माइंड ब्लोइंग बॉस का था। ब्रोकन हेल्बर्ट इम्प्रेस्ड, उसे यह स्ट्रैटेजी गेम का एक मेन अट्रैक्शन लगता है। आखिरकार लिन वान को गेम की टेस्टिंग के लिए किसी स्ट्रीमर को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ी वो ये काम बिल्कुल फ्री में करता है और साथ ही प्रोजेक्ट ऑयल रिग के लिए एक एक्सक्लूसिव लाइव स्ट्रीम भी करता है ताकि सब देख सकें कि गेम कितना शानदार है। बस कुछ ही दिनों में हम देखते हैं कि कियान क्लास में आत्मविश्वास से बैठा है और उसे बिल्कुल भी पता नहीं कि गेम अब वायरल हो चुका है। यांग धीरे से उसे बताता है कि शुरुआती प्रतिक्रियाएं थोड़ी निराशाजनक थी और जैसे ही कियान ये सुनता है उसका दिमाग लिटरली 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सोचता है मतलब सीरियसली वापस कंपनी जाऊंगा और सबको पूरी तरह टूटे हुए और निराश देखूंगा उसके लिए दूसरों की हार देखना जैसे थेरेपी हो। पैट्रिक बेटमैन का हंसता हुआ मीम उसके दिमाग में घूमता है। लेकिन जैसे ही यांग बताता है कि पिछले 2 दिनों में गेम को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, उसका सपना बस चकनाचूर हो जाता है।
फिर वो हमेशा की तरह प्रोफेसर की बातों को इग्नोर करता है और कक्षा से बाहर निकल जाता है। ड्रामेटिक। ऑफिस पहुंचते ही सब शांत है। माहौल बिल्कुल वैसा है जैसा उसने आदर्श परिस्थिति में सोचा था, लेकिन अचानक सब उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं, मानो उसने कैंसर का इलाज खोज लिया हो। सभी कर्मचारी उसकी तारीफ करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं, और उसके लिए ये थोड़ा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जैसा बन जाता है। वो महसूस करता है कि उसकी दुनिया घूम रही है जबकि बाकी दुनिया जश्न मना रही है। आखिरकार वो अपने ऑफिस में बैठता है और सोचता है, क्या हुआ अभी? पॉज। भाग्य बदलने की प्रणाली को जानने के बाद से उसे लगातार हार का सामना करना पड़ा है। वो सोचता है कि कहीं किसी ने जानबूझकर मार्केटिंग पर पैसा खर्च करके गेम को वायरल तो नहीं किया, जैसे पिछली बार कलाकार ने किया था। और तभी उसे उस भेदिया को ढूंढना होगा। और इसी समय सिबो कमरे में आता है और एक रिपोर्ट देता है, सारी वो फैक्टर्स जिनकी वजह से गेम सक्सेसफुल हुआ। उसे पता चलता है कि लिन गुएन ने टेस्टिंग के लिए स्ट्रीमर अरेंज किया था, लेकिन वो उसे दोषी नहीं ठहरा सकता क्योंकि उसी ने सबको अगले चरण में जाने का आदेश दिया था। जितना ज्यादा वो डॉक्यूमेंट पढ़ता है उतना ही उसे एहसास होता है कि बस वो खुद ही जासूस था। जिन चीजों ने उसकी सोच में गेम की प्रतिष्ठा धूमिल करने का काम किया, वही उसके सक्सेस का कारण बन गई। जहां चैन खुद को स्ट्रेटेजाइज कर रहा है, वहीं उसके कर्मचारी उसके लिए सामूहिक मोटिवेशनल सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वो पराजित और बर्बाद महसूस करता है, लेकिन उसके मूर्ख कर्मचारी उसे शांत समझते हैं। वो छत पर जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है, मतलब सीरियसली, अब तक लाखों कमा सकते हैं ये खेल, क्योंकि सिर्फ लेजेंडरी वेपन्स ही मैसिव प्रॉफिट देंगे। वान उसे देखती है और सोचती है कि वो आदमी टेक्निकली खुद को डिस्ट्रॉय करने वाला है। वो उसे कहती है, काम डाउन, कोई भी केयरलेसनेस मत करना। उसे पता है कि चैन थोड़ा बुरा फील कर रहा है क्योंकि प्रोजेक्ट ऑयल रिग ने बुलेट मार्क को पूरी तरह क्रश कर दिया है। उसके घुटने कांपते हैं जब उसे पता चलता है कि गेम इतना पॉपुलर हो गया है। वान उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है कि उसके कर्मचारी उसके साथ हैं। इससे चैन को एक आइडिया आता है, अदर से उसके लिए पैसे खर्च करवाए क्योंकि नंबर्स में ही पावर है। और फिर वो उठता है और पूरी ताकत लगाने का फैसला करता है। मानो अब तक जीतने के लिए उसने अपनी सारी एनर्जी लगा दी हो। दूसरी तरफ झो मुयुआन अपनी ही फेलियर की वजह से उदास बैठा है। मिस्टर ली उसे इन्फॉर्मेशन लेने बुलाते हैं, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है। चैन के पास डेडलाइन तक सिर्फ 47 घंटे हैं और उसे 6 लाख पुईवान संभाव खर्च करने हैं। हालांकि रिचेस्ट आदमी सामने जो भी मांग रखता है तुरंत रिजेक्ट हो जाता है। वो छोटे एआई बॉट को पनिश करता है, लेकिन रिचेस्ट कूल रहता है। पूरा दिन बीत जाता है और वो अभी भी अपने ऑफिस में है, अपनी एल लाइफ से डिप्रेस्ड, जैसे डेथ नोट की एल। हेलो उसे पकड़ती और पूछती है, नीड एनीथिंग? पहले तो डिसमिस करता है, फिर पूछता है कि क्या वो एक्सक्यूजेस बना सकता है ताकि अपनी पर्सनल डिमांड्स पूरी कर सके। हेलो चिल्लाती है, इलीगल है, और चैन अपनी स्ट्रेटेजी एडजस्ट करता है। वो कहता है कि वो कंपनी प्रॉफिट से एम्प्लॉयज को बेनिफिट पहुंचाना चाहता है। वो झूठ बोलता है कि बोनस सबके साथ शेयर करना चाहता है, लेकिन लिमिट्स भी हैं। हेलो नहीं पूछती कि लिमिट कौन सेट करेगा। वो समझाती है कि नॉर्मली प्रॉफिट का 50% एम्प्लॉयज को दिया जा सकता है, और अगर वो ज़्यादा चाहता है तो सैलरीज इंक्रीज कर सकता है। बाकी के लिए शॉपिंग कार्ड्स, फेस्टिवल गिफ्ट्स या फिर हाई टेम्परेचर सब्सिडी जैसी एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकता है। सुबह सुबह हेलो एक लंबी लिस्ट लेकर आता है कैसे पैसे स्पेंड करे। चैन प्रैक्टिकली एक्सप्लोड हो जाता है खुशी से और सोचता है, मतलब अगर ये लिस्ट रिचेस को फोर्स कर दूं तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। सच में पहली बार चैन बड़ा लॉस अवॉइड करता है। रिचेस तुरंत अप्रूव कर देता है, और ये सब हेलो की इंटेलिजेंस और क्लेवरनेस की वजह से है। चैन अपने एम्प्लॉयज को बड़े मॉल में ले जाता है, गिफ्ट कार्ड्स देता है और कहता है, स्पेंड एज मच एज यू कैन। 2 घंटे बचते हैं शॉप क्लोज होने में, और चैन साइलेंटली प्रे करता है कि सब सारा पैसा स्पेंड कर दें। फिर वो उन्हें एप्पल के मिनी स्टोर में ले जाता है। वहाँ ढेर सारे मॉडर्न लैपटॉप्स और फोन्स हैं। चैन फोर्स करता है कि एम्प्लॉयज अपनी पसंद की चीजें खरीदें। लिन वान बस एक चेयर पर बैठी रहती है और कहती है, ऑलरेडी हैव एवरीथिंग हियर। पता चलता है ये डिस्काउंट एप्पल स्टोर एक्चुअली वान का फैमिली बिजनेस है। मायांग कुछ फोन केसेस खरीदता है ताकि हर दूसरे दिन नया मिल जाए। चैन भी उसके लिए केस खरीद देता है। लिन वान अपने इमेजिनरी बॉयफ्रेंड पर फिदा हो जाती है और सोचती है, मतलब सीरियसली कोई भी बॉस इतना जनरस नहीं हो सकता। वो खुश है कि उसका फैमिली स्टोर फाइनली उसकी लाइफ में प्यार के रिकॉग्निशन के साथ जुड़ा। थोड़ी देर बाद हेलो अनाउंस करता है कि सबने स्पेंडिंग टारगेट कंप्लीट कर लिया है। चैन जल्दी से हिसाब लगाता है और सोचता है, ओके अभी भी बहुत कुछ है बचा स्पेंड करने के लिए। वो कहता है कि अब वो अपने लिए भी कुछ लेना चाहता है। वैल्यू बताता है कि उसे एक पेन और एक घड़ी चाहिए, तो चेन कहता, ठीक है चलो ये खरीद लेते हैं। वो घड़ी लेने के लिए सीधे एक $US स्टोर लुई विटॉन जाता है और सेल्स स्टाफ से कहता है कि सबसे महंगी घड़ी दिखाओ। हालांकि रिचिस ने तुरंत सीमा तय कर दी है, 40,000 युआन खुद पर खर्च करने के लिए। चेन तुरंत मान जाता है और जो भी उस लिमिट में खरीद सकता है खरीद लेता है, और फिर वो दुकान से बाहर निकल जाता है। कर्मचारी धीरे से कहते हैं कि उसकी खर्च करने की आदत बेसिकली महिलाओं जैसी है। भगवान न करे कि कोई चेन के बारे में कुछ भी नेगेटिव बोले। वान तुरंत सामने आती है जैसे सिक्योरिटी कमांडर और कहती है कि जो कुछ भी चेन ने खरीदा है वो काम से जुड़ा है। आज की टोटल शॉपिंग लगभग 1 लाख युआन का है, जो वैसे कोई बड़ी रकम नहीं है। दुकान बंद होने में बस 1 मिनट बाकी है, लेकिन चेन हार मानने वाला नहीं है। वो आखिरी तक हर एक पैसा खर्च करने की कोशिश करता है, और तभी उसे अचानक एक परफ्यूम दिखाई देता है।
रिचेस्ट तुरंत प्रकट होता है और कहता है इसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। चेन ट्राई करता है बात टालने की, बोलता है कि ये एक कस्टमर के लिए है, लेकिन रिचेस्ट कस्टमर का नाम पूछ लेता है। देखते ही वान को छोड़कर बाकी सबने कुछ ना कुछ खरीद लिया है, तो चेन जल्दी से वान को उपहार देने के बहाने परफ्यूम थमा देता है। रिचेस्ट को पता चलता है कि वान शैनवा समूह की उत्तराधिकारी है और वही दुकान है जहां से उन्होंने पहले लैपटॉप्स और फोन्स खरीदे थे, और खरीदारी की अनुमति मिल जाती है। पहली बार चेन को थोड़ा सा पैसा गंवाना पड़ा है। ये कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन ये किसी नई शुरुआत का संकेत है। पहली बार चेन कोई चलती एल नहीं है। जब वे मॉल से बाहर निकलते हैं, वान शुक्रिया अदा करती है कि चेन ने उसे परफ्यूम गिफ्ट किया। चेन थोड़ी हैरानी में है कि सिस्टम ने उसे वान को उपहार देने की परमिशन क्यों दी, लेकिन फिर वो इस थॉट को इग्नोर कर देता है। इस बीच वान काल्पनिक शूजू दुनिया में खोई हुई है, जहां चेन उसकी रिफाइंड शूजू मैथिली है और रेफरेंस के लिए सभी लड़कियां जैसे मेड सामा की उसुई उसके साथ होती हैं। जाते जाते चेन सोचता है कि पहली बार लॉस में मदद करने वाले सारे एम्प्लॉयज का शुक्रिया अदा करूं, लेकिन साथ ही उसे उन लोगों से भी छुटकारा पाना होगा जिन्होंने उसकी मदद की। अगली सुबह कियान पूरे ऑफिस के सामने हुआंग सीबो और बाओ शू को बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड देता है। प्रोजेक्ट ऑयल रिग की सफलता में सबसे बड़ा रोल इन दोनों का रहा था। लेकिन जैसे ही ट्रॉफी उनके हाथ में जाती है, कियान एक झटके में अनाउंस करता है कि दोनों फायर्ड है और सीबो की जगह लेता है एक नया एनपीसी किंग मिंग लियांग, जिसका नाम किसी ने आज तक सुना तक नहीं था। कियान उन्हें यह समझाता है कि देखो, वो उसे निकाल नहीं रहा बल्कि 10 लाख युआन दे रहा है ताकि वो अपना बिजनेस का सपना पूरा कर सके। ये सुनते ही सीबो लिटरली जमीन पर गिरकर रो पड़ता है और कियान अंदर ही अंदर खुशी में डांस कर रहा होता है कि चलो बिगेस्ट एनिमी आउट। अब अगला टारगेट है बाओशू। उसे मिलती है अनलिमिटेड पेड वेकेशन। बाकी एम्प्लॉयज बोल पड़ते हैं, ब्रो ये वेकेशन नहीं, कियान उसका शुगर डैडी बन गया है। बाओशू को ये छुट्टी वाली वाइब बिल्कुल पसंद नहीं। वो घर में रहने वाला बंदा है, घास तक नहीं छूता। पर भाई डैडी पे का चार्म कोई कैसे इग्नोर कर सकता है, और फिर वो मान ही जाता है। इसके बाद कियान नए प्रोजेक्ट की शुरुआत अनाउंस करता है। सीबो अपना सामान पैक करते हुए इमोशनल गुड बाय बोलता है। वो हेलू से कहता है कि उसका एक्चुअल सपना अब भी गेमिंग इंडस्ट्री ही है, पर कियान ने उस पर भरोसा किया है, इसलिए वो अपनी पूरी जान लगा देगा। हेलू पूछता है, बॉस से आखिरी बार मिलना नहीं चाहोगे? सीबो मना कर देता है, क्योंकि अगर उसने डैडी को देखा तो फिर रोना धोना शुरू हो जाएगा और उसे लगता है कियान भी टूट जाएगा, इसलिए बेहतर है कि गुड बाय दूर से ही हो। लेकिन दूसरी तरफ कियान ऑफिस में बैठकर फोर्टनाइट वाले बेतरतीब इमोट्स मारकर उसके जाने का सेलिब्रेशन कर रहा होता है, डेड। सीबो को मिलती है 10 लाख युआन की फंडिंग और कियान को पूरा भरोसा है कि पिछली बार की तरह ये सब बर्बाद कर देगा। जाने से पहले सीबो मिंगलियांग से कहता है कि ऑयल रिग और फैंटम जनरल दोनों गेम्स का अपडेट संभालना, पर मिंगलियांग कहता है कि कियान ने अपडेट्स रोक दिए हैं। सीबो शॉक में, पॉपुलर गेम्स को अपडेट करना ही तो प्रॉफिट का तरीका है। लेकिन युआन बीच में बोलता है, बॉस की स्ट्रेटजी पर भरोसा रखो, हिस्ट्री गवाह है, हालात जितने खराब हों पे उतना ही बेहतर डिलीवर करता है। पॉज। अपने ऑफिस में कियान सोचता है क्रिएटिव फ्रीडम देना अब रिस्की है। फिर बाओशू का एक बेतुका वेकेशन वीडियो उसके फोन पर आता है। कियान को लगता है जैसे उसे उन बंदरों को खिला दे जिनके पास बाओशू घूम रहा है। वो मिंगलियांग और युआन को इमरजेंसी मीटिंग में बुलाता है और बताता है कि उनका अगला गेम गेमिंग इंडस्ट्री की रियलिटी पर होगा, एक ऐसा इंटरैक्टिव गेम जिसे खेलकर खिलाड़ी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचे। मिंगलियांग बोलता है, प्लेयर्स ऐसे गेम्स हेट करते हैं। कियान के चेहरे पर शैतानी मुस्कान, एग्जैक्टली यही तो मकसद है। गेम 2D होगा और टेंडा ऑफिस की डेली जिंदगी पर बेस्ड। प्लेयर एक गेम प्रोड्यूसर बनेगा, डेडलाइंस, डेवलपमेंट, ऑफिस वर्क सब मैनेज करेगा। चॉइसेस के हिसाब से आउटकम बदलेंगे और कियान को 100% यकीन है ये गेम फेल होगा। इधर मा यांग पूछता है, न्यू ईयर तक आपके कॉन्डो में रह सकता हूं? कियान तुरंत कीज पकड़ा देता है, घर नहीं जा रहे? यांग, स्टूडेंट लाइफ में विंटर वेकेशन होती है, कंपनी में नहीं। तभी बाओशू का नया फालतू बीच सर्वर वीडियो आ जाता है, ह्यूमिडिटी, सनशाइन, और इधर ये दो लूजर्स ठंड में कांप रहे हैं। बॉस होने के सारे मॉरल्स भूलकर कियान बोलता है, आई एम अ स्टूडेंट, आई डिजर्व विंटर वेकेशन, और छुट्टी पर चला जाता है। एम्प्लॉइज मीनवाइल वॉइस ओवर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। पुअर मिंगलियांग को पूरी गेम की डबिंग करनी पड़ रही है और घंटों से एक लाइन भी ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो रही। वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। डेवलपर हूं मैं,
ये डबिंग नॉनसेंस क्यों करवा रहे हो? वान गुस्से में बूथ में घुसती है। स्टोरी टेलिंग इज द हार्ट ऑफ दिस गेम, ट्रस्ट पे ब्लाइंडली। वो एक्सप्लेन करती है कि स्क्रिप्ट वियर्ड है लेकिन इंटेंशनली, ताकि प्लेयर्स इंडस्ट्री की अगली रियलिटी समझे। मिंगलियांग फाइनली मोटिवेट हो जाता है और दोनों अपने फादर पेई के लिए ग्लेजिंग सेशन रखते हैं। और मिंगलियांग रियलाइज करता है कि ये गेम प्लेयर्स को इंसल्ट नहीं कर रहा बल्कि उनकी आवाज उठा रहा है, और वो अपने रोल में पूरी तरह डूब जाता है। वान भी अपने डायलॉग्स में पूरी जान डाल देती है। दोनों लिटरली लड़ती मुर्गियों की तरह रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। साउंड इंजीनियर पूछता है, अगर प्लेयर ने कहानी फॉलो नहीं की तो? वान, एक सिनारियो में प्रोड्यूसर इतना दयालु है कि खर्चा भी नहीं निकलता और अंत में कंपनी कोलैप्स। पॉज। हार्ड रियलिटी। लेसन क्लियर। गेमिंग इंडस्ट्री क्रूअल है और इसे बचा सकता है सिर्फ एक, उनका जीसस पे कियान। कुछ दिन बाद कियान छुट्टी लेकर एम्प्लॉयज को भी ब्रेक दे देता है। वापस आते ही उसे मिलता है एक होमलेस सब बदबूदार बाउशू, जो कहता है कि छुट्टी में उसे सिर्फ खालीपन मिला, वो काम पर वापस आना चाहता है। कियान थोड़ा नरम पड़कर उसे अलाउ कर देता है, और जैसे ही बाउशू अपने कीबोर्ड को छूता है वो वापस अपने असली रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मिंगलियांग चाहता है कि वो नए प्रोजेक्ट को रिव्यू करे, पर कियान ने उसे सिखाया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, इसलिए बाउशू पोलाइटली मना कर देता है। और ऐसे स्टोरी आगे बढ़ती है। अब से कंपनी में उसकी जॉब बस एक फ्री लोडर वाली होने वाली है जो पूरा दिन सिर्फ गेम्स खेलता रहे। वैसे हमारी ड्रीम लाइफ लगे ना, बट कियान के लिए ये बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं। रात को सिबो आ जाता है और फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ओल्ड गेम्स को ऑप्टिमाइज करेंगे, क्योंकि नया गेम बनाना उनके बस का नहीं रहा अभी। अगली सुबह ऑफिस में सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि फैंटम जनरल के फैंस ने एक पिटिशन शुरू कर दी है गेम अपडेट के लिए। 10,000 लोग सिग्नेचर्स डाल चुके हैं गाइस। सब चाहते हैं कि गेम थोड़ा ऑप्टिमाइज होके दोबारा लॉन्च हो। कियान कंफ्यूज्ड कि लोग इस डॉलर स्टोर जैसे गेम को इतना पसंद क्यों करते हैं, बट हाँ, हर किसी का अपना टेस्ट होता है। वो जिद से बोलता है कि चाहे जितना प्रेशर डालो, अपडेट की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि ऑप्टिमाइजेशन स्लो एंड स्टेडी ऑलरेडी चल रहा है, उसके होश उड़ जाते हैं। अगला दिन वांग रिज मर्चेंट रुआन ग्वांगजिन वापस एंट्री मार देता है। अपना फेस छुपा के टेंडा ऑफिस में घुस जाता है। सिन्हाइलू पहचान लेती है और पूछती है क्या चाहिए। वो एक यूएसबी स्टिक पकड़ा देता है फैंटम जनरल के नए कैरेक्टर्स डिजाइन्स के साथ। हाइलू को शक होता है, क्या पे कियान ने बोला था, पर वो मना कर देता है, ये सब उसकी मर्जी थी। फिर भी सिचुएशन थोड़ी सस लगती है, तो वो उसे कियान के ऑफिस ले जाती है। गुआंगजिन ऐसे बिहेव करता है जैसे अंदर उसका क्रश बैठा हो। एक्चुअली कुछ हद तक सही ही है, क्योंकि कियान से मिलने वाले लोग हमेशा उसकी तरफ पुल हो जाते हैं। रूम में जाते ही कियान उस पर चिल्लाता है कि तूने गेम को ऑप्टिमाइज क्यों किया। 10 मिनट बाद गुआंगजिन स्माइल करते हुए बाहर निकलता है। बोलता है कि कियान ने उससे एक नए गेम का पोस्टर बनाने को कहा है। उसके जाते ही मिंगलियांग कियान को गेम का ड्राफ्ट दिखाता है, बिल्कुल वैसे जैसे कियान चाह रहा था। कियान इम्प्रेस्ड उसको कॉम्प्लीमेंट देता है, तू मेरा दोस्त है। और बेचारा लड़का तो मेल्ट हो जाता है। फिर कियान उससे एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रिपोर्ट देता है और बोलता है कि ये वान को स्मार्टफोन से। मिंगलियांग तो हैरान, क्योंकि सब जानते हैं कियान और मार्केटिंग का दूर दूर तक रिश्ता नहीं। पर कियान बोलता है, इस बार स्ट्रेटेजी चेंज। जस्ट 10 मिनट पहले गुआंगजिन के लेक्चर ने उसका दिमाग घुमा दिया था। उसने याद दिलाया, जब टेंडा एक छोटी कंपनी थी, मार्केटिंग ना करना एक विक्टिम इमेज क्रिएट करता था और लोग नेचुरली गेम्स की तरफ अट्रैक्ट होते थे। बट अब वो बड़ी कंपनी है, तो अगर वो चाहे तो लोग कंपनी से हेट भी कर सकते हैं। वान लिस्ट देख के शॉक्ड। उसे ज्यादा आइडियाज पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि कियान इन्फ्लुएंसर हायर क्यों करना चाहेगा, ये तो कंपनी के वैल्यूज के अगेंस्ट है। लेकिन लव इज ब्लाइंड, तो वो सोच लेती है माई प्रिंस नोज बेस्ट। वो एक यूट्यूबर को कांटेक्ट करती है, शुगर डैडी चाओ, जिसकी वजह से द लोनली डेजर्ट रोड फेमस हुआ था। उसे सिर्फ प्रमोशन ही नहीं बल्कि 10,000 युआन मंथली सैलरी भी ऑफर करती है, और बंदा खुशी से पागल। बट जैसे ही उसे पता चलता है कि उसे इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैब करना है और कियान की लिखी स्क्रिप्ट फॉलो करनी है, वो मना कर देता है। पर वान सैलरी बढ़ाती रहती है, और जैसे ही 50,000 युआन होता है, ये बंदा सुपर साइयन बन जाता है। कंपनी के सारे रूल्स फॉलो करने का वादा करता है। बट ये गेम भी बिल्कुल लोनली डेजर्ट रोड जैसा हो गया, जहां बेचारी टेबल पे सर पटकती लड़की का मीम दोगे तो लोग बस गुस्सा ही होंगे। सैलरी अकाउंट में आते ही जब कंपनी का नाम दिखता है, उसे शॉक लगता है, अरे ये तो वही कमीना है जिसने लोनली डेजर्ट रोड बनाया था। उसे लगता है टेंडा बदला ले रही है उसे रोस्ट करने का।
अगर वो कोई रिस्पेक्टेबल कंटेंट क्रिएटर होता तो मना कर देता, पर बंदा बिल्कुल ब्रोक है तो मजबूरी में हाँ कर देता है। गेम लॉन्च कल है तो वान, सिबो और बाउशू से छोटी मीटिंग करती है। उन्हें पता है ऑप्टिमाइजेशन वही कर रहे हैं, पर वान प्रॉमिस करती है कि सीक्रेट रहेगा। गेम प्रोड्यूसर का आइडिया लोगों को बोरिंग लग सकता है तो वो थोड़ी टेंशन में है। बाउशू बोलता है गेम अच्छा है लेकिन ये टाइम से आगे है तो शुरुआत में क्रिटिसिज्म मिलेगा। पॉज। तीनों एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं, फैंस की तरह, स्पेशली के-पॉप स्टैंस की तरह जो कभी गिव अप नहीं करते। तीनों आसमान की तरफ देखते हैं और चेन को चांद पे देखते हैं जैसे वो अभी अभी शहीद हुआ हो। इन्फ्लुएंसर वाला एडवर्टीजमेंट पूरा बकवास निकलता है, बट कोई हिम्मत नहीं करता चेन से बोलने की। चेन खुश, क्योंकि मतलब लोग गेम से हेट करेंगे। तभी हाइलू भागते हुए आता है। सब ऑनलाइन टेंडा को रोस्ट कर रहे हैं। पीपल डिसअपॉइंटेड, बोल रहे हैं शुगर डैडी सेल आउट बन गया है। उन्हें लगता है गन पॉइंट पे क्रिंज स्क्रिप्ट पढ़वाई जा रही है। चैन खुश, राइट टारगेट हिट, क्योंकि एक हेटर इन्फ्लुएंसर को प्रेस करवानी, गारंटीड बैकलाइक गाइज। जहां लोग अपनी फेवरेट कंपनी को गालियां पड़ती देख दुखी, वहीं वान टीयरफुल हीरो मोड में है और वो बोलती है मैं सब चेंज कर दूंगी, बोल के भाग जाती है। गेम लॉन्च डे। पॉज। गेम बैडली फ्लॉप, लोग ताने मारते हैं। टेंडा ने अपनी पहली वाली इज्जत खो दी। मिंगलियांग बेचारा डिप्रेस्ड किटन बन जाता है क्योंकि फर्स्ट प्रोजेक्ट ही बर्बाद। तभी से वो एक न्यूज रिपोर्टर को लेके आता है, ये हमारी बदनामी करेगी। रिपोर्टर एम्प्लॉयज की वीडियो शूट करती है, फिर ऐसे एडिट करती है कि लगे सब दुखी डिप्रेस्ड स्लेव्स हो यहाँ पर। मिस्टर ली ऑफिस आते हैं, रिपोर्टर को प्रेज देते हैं, गुड जॉब। उनके जाते ही वान रिपोर्टर को सुना देती है, उसके गंदे बिहेवियर के लिए क्रिटिसाइज करती है कि उसे टेंडा के वैल्यूज के बारे में पता ही नहीं है। रिपोर्टर जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बॉस उसे वहीं रोक देता है। वॉन के जाने पर वह उसे बताता है कि ली वैन शेन्हुआ ग्रुप की उत्तराधिकारी है और श्री ली की फुहुई राजधानी शेन्हुआ ग्रुप की ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। अगले दिन रिपोर्टर कियान का इंटरव्यू लेने जाती है। कियान जानबूझकर थोड़ा रूखा व्यवहार करता है, लेकिन रिपोर्टर को लगता है कि वह आदमी पारदर्शी और ईमानदार है। वह बताता है कि वॉन ने ही उसके लिए ये इंटरव्यू तय किया था, वरना वह कभी राजी नहीं होता। रिपोर्टर सोचती है कि दोनों प्यार में हैं और वे एक बेहतरीन अमीर बेटी और उभरते हुए जोड़े साबित होंगे। रिपोर्टर आगे पूछती है कि वह गेम क्यों बनाता है और कियान कैमले के सामने कबूल करता है कि वह पैसे गंवाने के लिए ऐसा करता है। इस बीच शुगर डैडी चाओ का ज़मीर उसे रातों को सोने नहीं देता। वह बस यही सोचता है कि पैसे की चाहत में लोग उससे कितनी नफरत करने लगे हैं। आधी रात को उठकर वह गेम शुरू करता है ये देखने के लिए कि यह वाकई बेकार है या नहीं। कीमत 28 युआन है, जबकि लोनली डेजर्ट रोड की कीमत सिर्फ 1 युआन है। शुरुआत में गेम थोड़ा बेतुका लगता है, लेकिन खेलने पर वाकई मज़ा आता है। कहानी बहुत ही वास्तविक है और चाओ इससे खुद को जोड़ पाता है। गेम का हर वाक्य उसे उन साधारण घटनाओं की याद दिलाता है जिनसे वह गुजरा था जब वह जवान, दुबला पतला और ठीक ठाक दिखता था। लोग उस पर शक करते थे और कॉन्सेप्ट को बोरिंग कहते थे, लेकिन कम से कम वो उस समय अच्छा तो दिखता था। अब चाओ के पास अपने मोटे शरीर के अलावा कुछ नहीं है। खेल खत्म होते होते चाओ फूट फूट कर रोता है। वह अपने खेल के विजन को एक उत्कृष्ट कृति बताते हुए अनौपचारिक रूप से कियान ग्लेजर क्लब में शामिल हो जाता है। अगले दिन इंटरव्यू प्रसारित होता है और पे कियान के लिए सिर्फ सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आती हैं। सभी कर्मचारी बताते हैं कि वह पहली बार कैसे मिले थे और उनकी मौजूदगी ने उनकी जिंदगी कैसे बदल दी। हर कोई अपनी पसंदीदा बातचीत के भावुक पल याद करता है। खास तौर पर लिनवान अपनी बात में पूरी जान डाल देती हैं। कियान अपनी स्क्रीन पर शून्य दृष्टि से देखता है क्योंकि यह इंटरव्यू उसके वास्तविक विचारों के बिल्कुल विपरीत है, लेकिन उसे अब भी उम्मीद है कि इस बार नुकसान होगा। तभी मिंगलियांग कमरे में अचानक आता है और बताता है कि स्वैगर डैडी चाओ का गेम प्रोड्यूसर का रिव्यू वायरल हो गया है। वीडियो में चाओ झूठ बोलता है कि अप्रैल फूल के दिन उसने और टेंगदा ने मास्टर प्लान अंजाम देने के लिए हाथ मिलाया था। उन्होंने जानबूझकर लोगों की प्रतिक्रियाएं पाने और ये देखने के लिए एक बेतुका ट्रेंड चलाया कि क्या नकलची अब भी उनकी नकल करते हैं। चाओ मानते हैं कि वह आत्मविश्वास से बोल रहे हैं क्योंकि गेम प्रोड्यूसर एक उत्कृष्ट कृति है। गेम प्ले, कहानी, संवाद सब पर पैसा खर्च करने लायक है। वह बोलता ही जा रहा था कि कियान अपनी सीट पर धंस गया। चाओ लाइव स्ट्रीम पर रोने लगता है जिससे दर्शक चौंक जाते हैं। चाओ खुद को खेल से जुड़ाव महसूस करने और मुख्य किरदार के साथ सहानुभूति रखने से रोक नहीं पाता। वह भावुक भाषण देता है कि कैसे टेंगदा ने ये गेम इसलिए बनाया ताकि सबको यह समझ आए कि समाज कितना चंचल है। कियान दुखी होकर लैपटॉप बंद करता है और बाहर निकलता है। ऑफिस में हर कोई इस वायरलिटी का जश्न मनाता है। वह सिर झुकाकर घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में फुहुई से मिस्टर ली फोन करते हैं और बुरा भला कहते हैं।
अंततः वह अपना चेहरा दिखाते हैं, जो उतना ही निराशाजनक है जितना हमने सोचा था। वह हर दूसरे एनिमे अंकल जैसा दिखता है। मिस्टर ली जल्दी में कॉल बीच में ही काट देते हैं कि वह बदला लेंगे। कियान को नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वह टैंगडा से अकेले नहीं लड़ सकता। तभी रिचेस्ट प्रकट होता है और घोषणा करता है कि कियान एक मिशन पर भेजा जा रहा है। उसके पैरों के नीचे की स्क्रीन पर मूल रूपांतरण अवधि में 10% की वृद्धि दिखाई देती है। कियान कुछ समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है और जानना भी नहीं चाहता। इसी के साथ ये एनीमे यहीं एंड होती है। लेकिन यदि कोई अपनी पसंद की एनीमे एक्सप्लेन करवाना चाहते हो तो कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो उसी पर होगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।